नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। खेतों से घिरी उस विशाल खाली सड़क पर दो आकृतियां घोड़ों पर सवार दिखाई दे रही थीं। उनमें एक सुंदर युवक और एक बेहद खूबसूरत युवती थी। वे धूल के बादल उड़ाते हुए पूरी रफ्तार से सर पर दौड़ रहे थे। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिन फैंग और मेन किंग थे, जो अब एक ही घोड़े पर सवार होकर शाही शहर की ओर जा रहे थे। लिन फैंग को अपनी तेज घुड़सवारी पर गर्व था। उसका घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसके लंबे बाल उसके वस्त्रों के साथ लहरा रहे थे, जिससे हवा में लहराते झंडे जैसी आवाज आ रही थी। बुरी बात यह थी कि तेज हवा के कारण लिन फैंग गिरने ही वाला था। वह मेन किंग के पीछे घोड़े पर खड़ा था, इसलिए गिरने ही वाला था। हालांकि उसे इस बात से थोड़ी राहत मिली कि वह मेन किंग के पीछे था और खुद को संभालने के लिए उसके कंधों पर हाथ रख सकता था। अगर मैंने लिंची परत को पार नहीं किया होता और मैं पहले की तरह ही कमजोर होता तो मैं बहुत पहले ही घोड़े से गिर गया होता। हालांकि मेन किंग ने ब्लैक विंड माउंटेन के अलावा कुछ और नहीं देखा था और उसे बाहरी दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी, फिर भी उसने अपने भावों में आए बदलाव को दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह बेहद बुद्धिमान थी और उसकी संवेदनशीलता भी अद्भुत थी। उसी क्षण मेन किंग ने अपना सिर घुमाकर लिन फैंग की ओर देखा। उसने देखा कि वह मुश्किल में है और उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। भले ही वह हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उस खूबसूरत मुस्कान के सिवा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। दुनिया की बाकी सारी चीजें पल भर में नीरस और उबाऊ लगने लगी। उस मुस्कान ने अपने आसपास की हर चीज को रोशन कर दिया और दुनिया को प्रकाशमान बना दिया। ये तो हद है, कितनी जालिम दुनिया है, लिन फैंग ने सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेन किंग कितनी खूबसूरत थी। उसे देखते देखते वो पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। अपनी दयनीय हालत पर सोचते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेन किंग को देखा। क्या आप बैठना चाहेंगे? मेन किंग ने फिर से उदासीन भाव से पूछा, मानो उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। हाँ, मैं करता हूँ, लिन फैंग ने सीधे सादे अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा। लिन फैंग एक ईमानदार और स्पष्टवादी युवक था। दुर्भाग्यवश दुनिया में बुरे इरादों वाले लोगों की कमी नहीं थी। भोलापन न दिखाना और दूसरों को अपनी संभावित कमजोरियां न दिखाना महत्वपूर्ण था, उदाहरण के लिए अत्यधिक ईमानदार होकर। लेकिन लिन फैंग सरल और ईमानदार था, इसीलिए वह अक्सर क्रूर और निर्दयी लोगों से निराश हो जाता था। मुझे समझाओ कि बाहरी दुनिया कैसे काम करती है। अगर तुम मेरे दिल की धड़कन बढ़ा सको और मेरी भावनाओं को झकझोर सको तो मैं इस मामले पर विचार कर सकती हूँ। मेन किंग ने उम्मीद भरी निगाहों से कहा, जिससे लिन फैंग स्तब्ध रह गया। वह उलझन में था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बाहरी दुनिया। हालांकि लिन फैंग उस दुनिया की क्रूरता के बारे में बहुत कुछ जानता था, फिर भी वह असमंजस में था। आखिरकार वह भी उस दुनिया में थोड़े समय के लिए ही रहा था। मेन किंग को ले जाना कहने में जितना आसान था, करने में उतना आसान नहीं था। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग को एक विचार आया और उसने मुस्कुराते हुए मेन किंग से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने परिवार की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। मेरे परिवार में 1000 साल पुराना एक भयंकर जानवर है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वह बेहद ताकतवर है। उसका नाम बाइसू जेन है। लिन फैंग की आवाज धीमी सुनाई दे रही थी। उसे अपने पिछले जन्म में पड़े हुए धर्मग्रंथ याद आ रहे थे। उसे लियांग शानबो और झुयंगताई नामक प्रेमियों की कहानी याद आ रही थी। जन्म के समय वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। मृत्यु ने जब उन्हें अलग किया तो उन्होंने अपनी आत्माओं को तितलियों में परिवर्तित कर लिया ताकि वे फिर कभी एक दूसरे से अलग न हो। वह ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेकर अपनी कहानी को और भी मार्मिक और भावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा था। लिन फैंग की बातों में इतनी खोई हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि लिन फैंग उसके पीछे बैठ गया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। दूर से देखने पर उनके दोनों शरीर मानो एक हो गए थे। ठीक है, लिन फैंग ने अपनी कहानी समाप्त करने के बाद कहा और फिर घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची। उसी क्षण मेन किंग ने अपना सिर घुमाया। लिन फैंग और मेन किंग के चेहरे के बीच 1 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी थी। जब लिन फैंग ने मेन किंग का चेहरा इतने करीब से देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस पल उसका बस यही मन कर रहा था कि उसे चूम ले। वह सचमुच एक बेहद आकर्षक और मोहक युवती थी। लगता है मेरा दिल अभी भी कमजोर है। हाँ, लिन फैंग ने सोचा। मेन किंग के इतने करीब होने के कारण वह अपने आप को निर्मम नहीं रख पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में जमी बर्फ पिघलने लगी हो। लिन फैंग एक बेहद उत्साही साधक था और उसने अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए थे। इस दुनिया में मेन किंग जैसी शख्सियतें दुर्लभ थीं। वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकती थी। केवल एक बुद्धिमान साधक ही इतने उच्च स्तर का आत्मनियंत्रण प्राप्त कर सकता था, लेकिन लिन फैंग में ये क्षमता नहीं थी। वह मेन किंग के स्तर का नहीं था। मेन किंग ने हैरानी से देखा और तुरंत लिन फैंग से पूछा, क्या तुमने अपनी कहानी खत्म कर ली? हाँ, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुमने अपनी कहानी पूरी कर ली है तो तुम अभी भी ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी। मेन किंग ने सहानुभूतिहीन स्वर में लेकिन आंखों में शरारती भाव लिए कहा। लिन फैंग चौंक गया और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कहानियां सुनाना जारी रखूंगा। मेन किंग ने गुनगुनाया और बिना कुछ कहे मुड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग का मुंह खुला रह गया था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये औरत कितनी दुष्ट थी। अगर वह उसे कहानियां न सुनाता तो वह ऐसे बैठा नहीं रह सकता था।
भला फिर वह उसे कहानियां सुनाना कैसे बंद कर सकता था। बूम बूम बूम, उस समय घोड़ों की आवाज से धरती कांप रही थी। लिन फैंग ने दूर तक देखा और उसे धूल का एक बादल दिखाई दिया। ये घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज थी और यह शोर लगातार तेज होता जा रहा था। कुछ ही समय बाद धूल के बादल से घिरे कुछ बख्तरबंद घोड़े उनके सामने प्रकट हुए। मेन किंग ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया और उसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपने के लिए ले जाने की कोशिश की। उसी क्षण बख्तरबंद घोड़े उनके पास से गुजरने ही वाले थे। इन लोगों के नेता ने एक पल के लिए लिन फैंग की ओर देखा और फिर सर पर दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। घोड़े पर सवार डाकू। लिन फैंग चकित रह गया। ये लोग बेहद प्रशिक्षित लग रहे थे। सड़क पर सर पर दौड़ने के बावजूद वे एक निश्चित क्रम में थे और उनकी गतिविधियों में जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। वे पूरी तरह से तालमेल बिठाकर दौड़ रहे थे। उनके शरीरों से तीव्र आभा निकल रही थी। लिन फैंग उनकी आभा को महसूस कर सकता था और यह समझ सकता था कि वे लोग कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रहे होंगे। हालांकि उनके कपड़े और उनके केशविन्यास ठीक वैसे ही बेहद अस्त व्यस्त लग रहे थे जैसे उन चोरों के थे जिन्हें लिन फैंग ने पहले मार डाला था। ये कैसे संभव है कि ये लोग उन चोरों से इतने मिलते जुलते दिखते हैं जिन्हें तुमने मार डाला? मेन किंग भी हैरान रह गई और हमेशा की तरह ठंडे और उदासीन स्वर में लिन फैंग से वही सवाल पूछ बैठी। वह बस एक पल के लिए पीछे मुड़ी और देखा कि लिन फैंग भी उसकी तरह ही उलझन में दिख रही थी। कुछ देर बाद लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वे एक ही हैं। लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा था और उसने कहा, मेन किंग चलो जल्दी वापस चलते हैं। ठीक है। बिना हिचकिचाए वे मुड़े और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में पूरी गति से सर पर दौड़ने लगे। डॉट 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 डॉट। दुवान फैंग की गाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी और अपने पीछे जमीन पर एक गहरी लकीर छोड़ रही थी। शाही शहर यूनयान कस्बे से बेहद दूर था और वे सड़क पर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते थे। हो उसी क्षण अंकल वांग ने गाड़ी रोक दी। हालांकि चाचा वांग बेहद कमजोर थे, फिर भी दुवान कबीले में उनका बहुत सम्मान था क्योंकि वे दुवान फैंग के दादा के करीबी थे। दुवान फैंग के पिता की मृत्यु के बाद चाचा वांग को दुवान कबीले के कई कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कबीले में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था, इसीलिए अंकल वांग ने दुवान फैंग के इस फैसले का कड़ा विरोध करने के बावजूद लिन फैंग को जाने के लिए जिद की। हालांकि दुवान फैंग और जिंग यून को छोड़कर बाकी सभी लिन फैंग के जाने से खुश थे। उसी क्षण अंकल वांग ने क्षितिज पर धूल का एक पीला बवंडर देखा और पाया कि जमीन हिल रही थी। सबको ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। सब लोग घबराकर दूर उस हलचल के स्रोत की ओर देखने लगे। कुछ समय बाद घोड़ों पर सवार कुछ लोग उनके सामने प्रकट हुए जिससे वे भयभीत हो गए। घोड़े पर सवार डाकू। अचानक उनके रास्ते में और भी डाकू आ गए। ऐसा लग रहा था कि इस यात्रा में वे सचमुच बदकिस्मत थे। उम्मीद है कि ये डाकू उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वे चोर जिनसे हमारा अभी सामना हुआ। वे सभी आशा कर रहे थे कि ये डाकू उतने शक्तिशाली न हो जितने कि वे चोर थे जिनसे वे पहले मिले थे और जिनका सामना लिन फैंग ने किया था। वे सभी बेहद शक्तिशाली थे और उनका सरदार तो लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था। अगर लिन फैंग वहां न होता तो उन सभी का कत्लेआम हो जाता। वे लिन फैंग के बारे में सोच रहे थे और यह भी कि वह उन्हें छोड़कर चला गया था। अंकल वांग ने लिन फैंग पर दुवान तियानलान के जासूस होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब लिन फैंग वहां नहीं था और डाकू फिर से प्रकट हो गए थे। वे सभी हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन यह निश्चित था कि वे सभी चाहते थे कि लिन फैंग अभी भी उनके साथ होता। अंकल वांग को भी शक था कि लिन फैंग एक जासूस है क्योंकि उसने बहुत जल्दी दुवान फैंग का विश्वास जीत लिया था। इसके अलावा उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि डाकुओं का मकसद क्या था। डाकुओं के सरदार के पास एक लंबा खंजर था जिसकी सतह पर एक चमकदार रोशनी फैली हुई थी। इन सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, डाकुओं के सरदार ने ठंडी आवाज में कहा। डाकुओं के शरीरों से तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। धमाका, धरती बुरी तरह कांप रही थी। सभी डाकुओं के खंजरों से एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक ऊर्जा निकल रही थी जो सीधे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी और उन्हें जकड़ने लगी थी। छोटे मालिक की रक्षा करो, अंकल वांग चिल्लाए। पहरेदार उनके सामने आ गए और अपनी आत्माओं को मुक्त कर दिया। मर जा, डाकुओं में से एक ने चिल्लाते हुए अपना लंबा खंजर हवा में लहराया। अचानक चारों ओर खून फैल गया और एक सिर हवा में उड़ गया। इस दुनिया के क्रूर तत्व आमतौर पर लोगों का सिर कलम करना पसंद करते थे और हमेशा अपने दुश्मनों के गले पर निशाना साधते थे। वे जहां भी जाते वहां भारी मात्रा में खून बहता था। जब दूसरे लोग उस दृश्य को देखते तो लोगों में जो भय पैदा होता उसे देखकर उन्हें आनंद मिलता था। उस भयावह दृश्य ने मानो उनके आसपास समय को रोक दिया हो। अचानक समय बहुत धीरे धीरे बीतने लगा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। खंजर की नोक से खून टपक रहा था। एक गार्ड का सिर काट दिया गया था। अभी भी कुछ दर्जन डाकू थे जो उन्हें बेरहम निगाहों से देख रहे थे। जो लोग बचे थे वे दहशत से कांप रहे थे और सिर से पैर तक थरथरा रहे थे। कुछ पहरेदार तो बुरी तरह घबराए हुए थे और उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। डाकुओं के भीषण दबाव में वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ये डाकू उन चोरों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे जिनसे वे अभी अभी मिले थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका अंत निकट है। वे सब मरने वाले थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी भी इन्हीं परिस्थितियों में मौत होने वाली थी और उनके सिर काटकर उन्हें यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था? लिन फैंग, तुम कहाँ हो? वे सभी चाहते थे कि लिन फैंग वापस आकर उन्हें बचाए। उन्हें याद था कि लिन फैंग ने चोरों को कितनी आसानी और तेजी से मार गिराया था। दुर्भाग्यवश अंकल वांग ने लिन फैंग को जाने का आदेश दे दिया था और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे सब बहुत अभिमानी थे और उनमें से कई उसके जाने से खुश थे, लेकिन अब वे चाहते थे कि वह अभी भी वहीं होता। दुवान फैंग और जिंग यून गाड़ी से बाहर निकले और जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उन्हें मतली होने लगी। कितना क्रूर और बेरहम, बहुत खून बहा। इन डाकुओं के लिए लोगों की जिंदगियां लूटने लायक ट्रॉफी की तरह थी।
चाचा वांग, आपने ही लिन फैंग को जाने के लिए मजबूर किया। अब हम क्या करें? वे हमें मारना चाहते हैं। हम मरने वाले हैं, वान किंगशान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अगर लिन फैंग जासूस भी था तो भी उन्हें उसे अपने पास रखना चाहिए था। कम से कम वे लोग तो नहीं मरते, लेकिन अंकल वांग ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि लिन फैंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें इस संकट से बचा सकता था। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या तुमने ही उसे कचरे का टुकड़ा नहीं कहा था? अंकल वांग ने गुस्से से वान किंगशान पर चिल्लाते हुए कहा। पर कम से कम मैंने उसे जाने के लिए मजबूर तो नहीं किया, वान किंगशान ने गुस्से से जवाब दिया। उस पल उसे अंकल वांग से नफरत हो रही थी। वह अभी जवान था, इतनी कम उम्र में उसकी मौत कैसे हो सकती थी? बहुत देर हो चुकी थी और यह मरने की इच्छा का सवाल नहीं था। उनका अंत निश्चित था और वे सचमुच मरने वाले थे। और ये सब कहने से हमारी जान बच जाएगी, क्या इससे कोई फायदा है? अंकल वांग ने इतने घमंडी लहजे में कहा कि वान किंगशान का गुस्सा और भी बढ़ गया। मरना? डाकुओं ने अपने हमले रोकने की कोई योजना नहीं बनाई थी। हवा में लहराते उनके लंबे खंजर एक चमकदार लेकिन घातक रोशनी बिखेर रहे थे। आह! वान किंगशान गुस्से से चिल्लाया। वान किंगशान इस स्थिति से भागना चाहता था क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन वान किंगशान के सामने दो डाकू अपनी तलवारें ताने खड़े थे। वे किसी भी क्षण उसे मार सकते थे, उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दुवान फैंग ने डाकुओं के सरदार से मासूमियत भरे लेकिन जिद्दी भाव से पूछा। युवा स्वामी, आपको अपने भाई के शाही शहर जाने के अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था, चाचा वांग ने कड़वाहट से भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम मरने वाले हो, सरदार डाकुओं ने शांत भाव से कहा। वह दुवान फैंग को उसी तरह देख रहा था जैसे सड़क पर पड़े किसी शव को देखता है। उसे मार डालो, डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया। उसी क्षण दो डाकुओं ने एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी। जिंग यून, बहन, अंकल वांग, आपको मुसीबत में डालने के लिए मुझे खेद है, दुवान फैंग ने सच्चे दिल से माफी मांगते हुए कहा। अंकल वांग ने दुवान फैंग की बात सुनकर सिर हिलाया। जिंग यून सोच रही थी कि यूनहाई संप्रदाय छोड़ने के बाद वह मौत से बच गई थी, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वह बस कुछ ही समय के लिए मौत से बच पाए है। उसी क्षण घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज काफी दूर से आ रही है, लेकिन क्षितिज की ओर देखने वाले सभी लोग चौंक गए। रुको! क्षितिज से एक आवाज आई। घोड़ा तेजी से करीब आता जा रहा था। जब उन्होंने घोड़े पर खड़ी आकृतियों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। लिन फैंग और मेंग किंग, दुवान फैंग ने सोचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग अचानक वापस आ जाएगा। डाकुओं के सरदार ने अपना सिर घुमाया और लिन फैंग को घूर कर देखा। उसे दुवान फैंग को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। मेंग किंग चाबुक से घोड़े को और भी तेजी से दौड़ा रही थी। उसी क्षण वे डाकुओं को पीछे छोड़ते हुए दुवान फैंग के पास पहुंच गए थे। लिन फैंग ने जमीन पर पड़े कुछ सिर देखे जो कभी पहरेदारों के थे और वह क्रोधित हो गया। ये डाकू जानवरों की तरह थे और उनके तरीके सचमुच क्रूर थे। लिन फैंग, बड़े भाई, दुवान फैंग ने बेहद खुशी और कृतज्ञता के भाव से कहा। भले ही अंकल वांग ने लिन फैंग का अपमान किया था, लेकिन संभावित खतरों के बावजूद लिन फैंग उन्हें बचाने के लिए वापस आ गए थे। लिन फैंग ने उदासीनता से दुवान फैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया और डाकुओं को ठंडी निगाहों से घूरता रहा। सेना के जवान डाकुओं का वेश धारण किए हुए हैं और उससे भी बढ़कर तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। क्या तुम्हें वाकई शर्म नहीं आती? जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो उसके बगल में खड़ा दुवान फैंग आश्चर्यचकित रह गया। सेना के जवान, डाकुओं का सरदार अचंभित था। वह लिन फैंग को घूर रहा था और उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सेना के सैनिक हैं? घोड़ों पर सवार डाकू कभी भी इतनी सटीक संरचना नहीं अपनाते और न ही इतने अनुशासित होते हैं जितने तुम हो। वे तो संरचना या अनुशासन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते, लिन फैंग ने डाकुओं से ठंडे लहजे में कहा। उनमें से हर एक अवाक रह गया। असली चोरों और डाकुओं के पास संगठित होकर चलने का कोई तरीका नहीं होता था, क्योंकि इसके लिए सालों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। उनका एकमात्र नियम पूर्ण अराजकता था। वे इतने संगठित और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कैसे हो सकते थे? इसके अलावा लिन फैंग ने वही ऊर्जा महसूस की जो तूफानी घाटी में सैनिकों द्वारा छोड़ी गई थी। ये तूफानी घाटी में महसूस की गई ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से उसी प्रकार की ऊर्जा थी। जिन चोरों से हमारा पहले सामना हुआ था, उनका वेश बदलने का तरीका तुम्हारे वेश बदलने के तरीके से कहीं बेहतर था। वे बिल्कुल असली चोरों जैसे दिख रहे थे। लिन फैंग ने आगे कहा, क्या आपका मतलब है कि आपने उस समूह को मार डाला? डाकुओं के सरदार की कटार चमकने लगी। वह बुरी निगाहों से लिन फैंग को घूर रहा था। जी हाँ, और मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगा जैसे मैंने पहले आए जानवरों को मारा था, लिन फैंग ने आत्मविश्वास से कहा। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो पर अपनी औकात से ज्यादा समझते हो। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, डाकुओं के सरदार ने आक्रामक स्वर में चिल्लाते हुए कहा और फिर बोला, इसे मार डालो। रोज फिर दुवान फैंग को जान से मारने की चाह रखने वाले दोनों डाकू मुड़कर अपनी चमकती कतारों के साथ लिन फैंग की ओर बढ़े। लिन फैंग शांत लेकिन दृढ़ दिख रहा था। जब दोनों डाकू उसके पास पहुंचे तो उसने अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाया। तलवार म्यान से बाहर निकालना। दो डाकुओं और लिन फैंग के बीच एक चमकदार चांदी की रोशनी अविश्वसनीय गति से चमकी। लिन फैंग का तलवार से किया गया हमला बेहद शक्तिशाली था। अचानक खून की दो धारें हवा में फैल गईं। खून की कुछ बूंदें लिन फैंग के घोड़े पर भी गिरीं। लिंग चीले, डाकुओं के सरदार ने हैरानी से कहा और फिर उदासीन स्वर में बोला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी व्यवहार करता है और दूसरे समूह को मारने की क्षमता रखता है।
लिन फैंग की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, भले ही तुम कमजोर न हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अहंकार को जायज नहीं ठहराती और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में दुनिया से कितने अनजान हो। उसी क्षण एक शक्तिशाली और दमनकारी ताकत लिन फैंग की ओर तेजी से बढ़ी। देखा, मैंने लिंगची की तीसरी परत प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम जो केवल पहली परत पर हो, मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें अपने उकसावे पर पछतावा होगा। इसके अलावा यहाँ मेरे लगभग सभी साथी दूसरी परत के हैं। यहाँ बचे लगभग सभी लोग तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, तुम्हारे स्तर के तो कुछ ही हैं। लेकिन आज मैं उदार रहूंगा। आमतौर पर तुम्हें अपने उकसावे के लिए मार दिया जाना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने दिल की अच्छाई से तुम्हें एक प्रस्ताव दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ और मेरे अधीन काम करो तो तुम्हारे पिछले अपराध माफ कर दिए जाएंगे। डाकुओं का सरदार लिन फैंग पर एहसान जताने का दिखावा कर रहा था, लेकिन मन ही मन वह लिन फैंग को अपने दल में शामिल करना चाहता था। भले ही वह ये बात स्वीकार न करे, लेकिन इतनी कम उम्र में लिन फैंग बेहद प्रतिभाशाली था। उसकी उम्र के लोग बहुत कम ही लिंगची स्तर तक पहुंच पाते थे। लिन फैंग का भविष्य उज्ज्वल था और इसलिए डाकू को उम्मीद थी कि उसके अधीन रहकर लिन फैंग भविष्य में उसके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ, डाकुओं के सरदार ने कहा। लिन फैंग डाकुओं के सरदार को शांत भाव से देख रहा था और मुस्कुराने लगा। ये तो सपने में ही संभव है, लिन फैंग ने कहा। डाकुओं का सरदार स्तब्ध रह गया और बोला, लेकिन मैं तो तीसरे लिंगची स्तर का साधक हूँ, क्या अब तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने का डर नहीं है? तीसरी लिंगची परत क्या तुम्हारे यहाँ इतनी शक्तिशाली होती है? लिन फैंग ने व्यंग्य भरे भाव से कहा। अचानक ही उसने अपने शरीर से अविश्वसनीय मात्रा में ची और बल उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। पहली लिंगची परत नहीं, दूसरी लिंगची परत। वह सचमुच प्रतिभाशाली है। भीड़ को लिन फैंग की ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इतनी कम उम्र में लिंग ऊर्जा की दूसरी परत को पार करना एक असाधारण उपलब्धि थी और इसे हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल था। लिन फैंग की क्षमताएं भयावह थीं, लेकिन उनके पास लिन फैंग को ज्यादा देर तक देखने का समय नहीं था, क्योंकि लिन फैंग के शरीर से निकलने वाली ची की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। क्या? कई डाकुओं ने हैरानी से कहा। लिन फैंग और भी ताकतवर हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लिंगची की दूसरी परत के शीर्ष पर पहुंच गया हो? उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि लिन फैंग की शक्ति दूसरी लिंगची परत के शिखर पर पहुंच चुकी थी। कितना अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति है। सभी डाकू ये देख सकते थे कि लिन फैंग उनसे कहीं अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली था। रुको रुको, वह जो ची और फोर्स छोड़ रहा है वह और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। कई लोग बेहद हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि? धमाका! पूरी भीड़ अचंभित थी। लिन फैंग की शक्ति और ऊर्जा तीसरे लिंग ऊर्जा स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उस समय उसकी वृद्धि रुक गई थी। दुवान फैंग और जिंग यून अवाक और अचंभित थे। उनके दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहे थे। वह मात्र 16 वर्ष का था और उसने पहले ही लिंगची की तीसरी परत को पार कर लिया था। यह तो अद्भुत और असाधारण था। क्या प्रतिभा है! हमें उस लड़के की जरूरत है। डाकुओं का सरदार वास्तव में लिन फैंग को भर्ती करना चाहता था। अगर वह लिन फैंग की सिफारिश करता तो उसे शायद बड़ा इनाम मिलता, जिससे उसका रुतबा बढ़ जाता और उसे बड़ी रकम मिल जाती। मैं मानता हूं कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम अभी केवल तीसरे लिंगची स्तर पर हो, जो हम सबको हराने के लिए काफी नहीं है। हमारे पास यहाँ इतने लोग हैं कि हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, डाकुओं के सरदार ने कहा और फिर आगे बोला। हालांकि अगर तुम मेरे साथ जुड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करते हो तो मैं पहले तुम्हें अपना निजी सहायक बनने की सिफारिश करूंगा और सही समय आने पर मैं तुम्हें पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारा भविष्य अनंत अवसरों से भरा होगा। इसके अलावा अगर आपको भविष्य में कुछ भी चाहिए तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या अब भी काफी नहीं है? तुम्हें अब भी मुझ पर जीत हासिल करने का पूरा भरोसा है? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस क्षण लिन फैंग ने अपने द्वारा संचित की जा रही असीम मात्रा में ची और फोर्स को मुक्त कर दिया। ये शक्ति राक्षसी शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उस क्षण सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो लिन फैंग द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। इसके तुरंत बाद उन्हें तलवार की ऊर्जा एक धारदार ब्लेड की तरह उनमें प्रवेश करती हुई महसूस हुई, जिसमें एक अन्य ऊर्जा भी समाहित थी। तलवारों की ताकत! डाकुओं के सरदार ने और भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? लिन फैंग ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। लिन फैंग ने एक और कदम बढ़ाया और तलवार की और भी अधिक शक्ति का प्रयोग किया। इस बार यह पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लिन फैंग की ताकत तो भयानक है। अगर मैं उस तलवार की शक्ति के बीच में होता तो पलक झपकते ही मर जाता। दुवान फैंग ने अपने बगल में खड़ी जिंग यून के कान में फुसफुसाकर ये बात कही। जिंग यून को नहीं पता था कि लिन फैंग इतना ताकतवर हो गया है। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तब की तुलना में वह कहीं ज्यादा ताकतवर था। अंकल वान भी लिन फैंग को घूर रहे थे और उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सोचे और क्या माने। जब डाकुओं के सरदार ने लिन फैंग की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर भयानक भाव आ गए। लिन फैंग एक ऐसा तलवारबाज था जो तलवार की शक्ति और ऊर्जा का इतनी कुशलता से इस्तेमाल करता था। इसके अलावा हर बार जब वह अपनी ऊर्जा का अधिक उपयोग करता था तो उसकी शक्ति बढ़ती ही जाती थी। डाकुओं का सरदार और भी चिंतित हो गया, क्योंकि लिन फैंग द्वारा छोड़ी जा रही ऊर्जा उसके जीवन के लिए खतरा थी। लिन फैंग संभवतः उससे भी अधिक शक्तिशाली था। फिर उसे वह सब याद आया जो उसने कुछ क्षण पहले लिन फैंग से कहा था और उसे लगा कि उसकी बातें बेतुकी थीं। कितने अफसोस की बात है, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतनी जल्दी मरना पड़ा। डाकुओं के सरदार ने लिन फैंग की ओर देखते हुए और सिर हिलाते हुए कहा।
लिन फैंग बहुत छोटा था और भले ही वह तलवारबाजी में माहिर था, फिर भी वह इतने सारे विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति के बराबर शक्तिशाली नहीं था, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली था। वे पहले से ही भारी मात्रा में ऊर्जा का संचय कर रहे थे और अपने हमले की तैयारी कर रहे थे। वे सभी लिन फैंग को मारना चाहते थे। चिंता मत करो, मैं इससे मर नहीं सकता, लिन फैंग ने बेहद आत्मविश्वास से कहा। कुछ क्षण पहले वह थोड़ा चिंतित था। उसने सोचा था कि उनके पास तीसरे लिंची स्तर तक पहुंचने वाले कई लोग होंगे, लेकिन अंत में डाकुओं के सरदार ने खुलासा किया कि वे लिन फैंग के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक कमजोर थे। जब लिन फैंग ने लिंगची की दूसरी परत को पार कर लिया, तब वह लिंगची की चौथी परत के डुआनहान से मुकाबला करने में सक्षम हो गया था। दरअसल तब से लिन फैंग की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी, इसलिए अगर वे सब मिलकर हमला भी करते तो उसे उन्हें हराने की कोई चिंता नहीं थी। तुम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, डाकुओं के सरदार ने बेहद शांत स्वर में कहा। उसने अपनी लंबी कटार हवा में लहराए और उसी क्षण सभी डाकुओं ने भी ऐसा ही किया। फिर अचानक वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। उस क्षण लिन फैंग डाकुओं की संयुक्त ऊर्जा के हमले से गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो दबाव से उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ये डाकू उन चोरों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उसने पहले हराया था। मर जा, सभी डाकुओं ने एक साथ चिल्लाया। उनकी कटारों की शक्ति वायुमंडल को भेदते हुए सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ी, जो अभी भी अपनी तलवारों से घिरा हुआ था। लिन फैंग के प्रति उनका भय उसे जान से मारने की इच्छा में तब्दील हो गया था। उनकी लंबी कटारें चारों दिशाओं से चमक रही थीं और उनके द्वारा छोड़ी गई ची ऊर्जा लिन फैंग को दबाने की दिशा में निर्देशित थी। चूंकि तुम मुझ पर हमला कर रहे हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए, लिन फैंग ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त किया और अंधकार के संसार में प्रवेश कर गया। उसका मस्तिष्क भी पूरी गति से सभी जानकारियों को संसाधित करने लगा। उसने अपने चारों ओर आने वाले प्रत्येक हमले की स्थिति को तुरंत समझ लिया। डाकुओं द्वारा चलाई गई हर एक कटार, उनकी हर एक हरकत, लिन फैंग सब कुछ स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर सकता था। वह अपनी कोमल तलवार पकड़े हुए था, जिसमें से भूरे काले रंग की ऊर्जा निकल रही थी और वातावरण में फैल रही थी। पसश, लगभग सभी डाकू एक ही समय में लिन फैंग के पास पहुंच गए थे और उनके खंजर चमक रहे थे। उन सभी के चेहरों पर आशा भरी मुस्कान थी। लिन फैंग की तलवार की शक्ति ने पूरे वातावरण को भेद दिया, लेकिन लिन फैंग स्थिर रहा। घातक तलवार, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उसने चौंका देने वाली गति से अपना शरीर घुमाया। उसकी लंबी तलवार ने हवा में एक सटीक वक्र बनाया। धूसर काली ऊर्जा और तलवार की शक्ति ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसका हमला अत्यंत शक्तिशाली था। तलवारों की चमक फीकी पड़ गई थी और लिन फैंग पर हमला करने वाले सभी डाकू पीछे की ओर उड़ गए थे। उनके शरीर पर लिन फैंग की घातक तलवार का निशान था। घोड़े बेकाबू हो गए थे और लगातार हिनहिना रहे थे। डाकुओं का सरदार लिन फैंग को घूर रहा था। लिन फैंग अचरज से हौंफ रहा था और डर के मारे सिर से पैर तक कांप रहा था। ये तो बिल्कुल अनसुना था। उसके दल के सभी सदस्य बिना किसी अपवाद के बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। जरा सी भी आवाज नहीं हुई, लेकिन तलवार के एक ही वार से लिन फैंग ने उन सभी को मार डाला। डाकुओं के सरदार की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अचंभित था। वह लिन फैंग को देख रहा था और उसे केवल लिन फैंग की भयानक ऊर्जा अपने शरीर पर महसूस हो रही थी। अब तुम्हारी बारी है, लिन फैंग ने कहा। डाकुओं के सरदार ने देखा कि लिन फैंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ली हैं और उसकी ओर बढ़ने लगा है। एक ठंडी ऊर्जा पूरी गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। लिन फैंग की काली आंखें निर्जीव और दुष्ट लग रही थीं। कुछ क्षण पहले तक लिन फैंग शांत और गंभीर दिख रहा था, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आक्रोश और क्रोध झलक रहा था। लेकिन उस क्षण लिन फैंग के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया था। उसका चेहरा एकदम ठंडा और भावहीन था। उसकी दोनों आंखें घोर काली हो गई थीं और ऐसा लग रहा था मानो जो भी सीधे उनकी ओर देखेगा वह उन्हें भस्म कर जाएगा। डाकुओं का सरदार लिन फैंग से लड़ना क्यों चाहेगा? डर से वह कांप रहा था और भागने के अलावा वह हिल भी नहीं पा रहा था। सरदार का घोड़ा भागने के लिए मुड़ने लगा। डाकुओं का सरदार किसी भी कीमत पर उस घातक तलवार से बचना चाहता था। वह लिन फैंग के एक भी हमले का सामना नहीं कर सका। क्या तुम जाना चाहते हो? लिन फैंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए कहा। उसने अपनी मूनलाइट फेदर एजिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया और डाकुओं के सरदार की ओर 100 मीटर की छलांग लगाई। उसकी घातक तलवार से निकलने वाली ऊर्जा हवा में भावर पैदा कर रही थी। लिन फैंग की तलवार की ऊर्जा तुरंत सरदार के शरीर से टकराई और सीधे उसकी छाती में छेद कर दिया। अगर उसने हमले को रोकने की कोशिश की होती तो शायद वह कुछ और वार झेल पाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी और जान गया था कि वह उस तलवार के नीचे ही मरेगा। डाकू का अंत हो गया और उसका शरीर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। लिन फैंग ने अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में समेट लिया। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। वह मुड़ा और डुआन फैंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़ा। लिन फैंग, बड़े भाई। डुआन फैंग की आंखों में कृतज्ञता और प्रशंसा का भाव था। लिन फैंग वाकई बहुत शक्तिशाली था, और अगर वह खुद भी लिन फैंग जितना शक्तिशाली होता तो शायद वह इतना जोखिम नहीं उठाता। उसी क्षण अंकल वॉन्ट भी बोलने लगे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, लिन फैंग नौजवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे खेद है। लिन फैंग ने उस बूढ़े आदमी को देखा। वह बेहद निर्मम लग रहा था। तुम कब तक नाटक करते रहोगे? लिन फैंग ने गुस्से में ये शब्द कहे। उस पल अंकल वांग हक्का बक्का रह गए। डुआन फैंग और जिंग यून भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि लिन फैंग का क्या मतलब था। लिन फैंग, नौजवान, कृपया समझाओ कि तुम्हारा क्या मतलब है? अंकल वांग ने लापरवाही से लेकिन टकटकी लगाए लिन फैंग को देखते हुए कहा। ये सभी डाकू सेना के सैनिक थे, है ना? लिन फैंग ने कहा। जी हाँ, वे जरूर सेना के सैनिक होंगे, बूढ़े वांग ने जवाब दिया।
दुवान फैंग ने सिर हिलाया और पूछा, इसका अंकल वांग से क्या लेना देना है? दुवान फैंग, क्या तुम्हें याद है कि अंकल वांग ने कहा था कि जिन पहले चोरों को मैंने मारा था वे वास्तव में मुझसे शांति से बात कर रहे थे? मुझे याद है, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर अंकल वांग उतने ही कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं तो वे आप सभी से बेहतर तरीके से इन चीजों को कैसे सुन और देख सकते हैं? लिन फैंग ने जवाब दिया, मैं कई वर्षों से दुवान कबीले के प्रति वफादार और समर्पित रहा हूँ। युवा स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना पड़ता है। मुझे पता है कि तुम नौजवान मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को इस तरह धूमिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े वांग ने कहा, अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना? लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। चोरों के सरदार ने मुझे जो बताया उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि ये सभी चोर और डाकू सीधे दुवान फैंग को मारने आए थे और तुम सब उसे मरने देते। लिन फैंग ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। शायद, अंकल वांग ने सिर हिलाया। कौन जानता है, खैर अगर ऐसा है तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पहले समूह के सभी चोरों को मार डाला। उनमें से एक भी नहीं बचा जो दूसरे समूह को संदेश भेज सके, लेकिन दूसरे समूह को कैसे पता चला कि दुवान फैंग मरा नहीं था? वे फिर भी क्यों आए? डाकुओं के सरदार को कैसे पता चला कि पहला समूह मारा जा चुका है, जबकि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने ही उन्हें मारा था? लिन फैंग ने कहा, जिससे सभी हैरान रह गए। वास्तव में पहला समूह मरते ही दूसरा समूह दुवान फैंग को मारने के लिए तैयार था। उन्हें कैसे पता चला कि वह मरा नहीं था? जब उन्हें पता है तो जरूर किसी ने उन्हें बताया होगा। कोई जासूस जरूर होगा। आपको क्या लगता है? लिन फैंग ने अंकल वांग को घूरते हुए कहा। शायद आप सही कह रहे हैं, कोई जासूस हो सकता है, लेकिन लिन फैंग को यह नहीं भूलना चाहिए कि आप हमसे काफी आगे थे और डाकू आपके जाने के बाद आए थे। तो अगर कोई जासूस है तो? हाँ, अंकल वांग हंसते हुए बोले। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सब समझ गए कि उनका क्या मतलब था। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या ये सब तुम्हारे लिए मजाक की बात है? बूढ़े को हंसते देख लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन दुआन फैंग और जिंगयून अंकल वांग को अजीब नजरों से देखने लगे, जिससे उनकी हंसी तुरंत रुक गई। दिमाग होने पर असलियत समझना आसान है, लिन फैंग ने दृढ़ता से कहा और आगे बोला, डाकुओं के दो गिरोह थे। वे शायद एक साथ काम कर रहे थे और फिर तुमने यह इशारा किया कि मैं उनके साथ मिला हुआ था। अगर मैं उनके साथ मिला हुआ होता तो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए पहले गिरोह को मार डालता, लेकिन दूसरे गिरोह का क्या? इसके पीछे जो लोग हैं वे बेवकूफ नहीं हैं और इतने सारे ताकतवर लोगों की बलि ऐसे ही किसी काम के लिए नहीं देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ हैं और सिर्फ तुम ही समझदार हो? अंकल वांग घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहें। लिन फैंग दुवान फैंग पर एहसान करना चाहता था क्योंकि दुवान फैंग ने उस पर दया दिखाई थी। अंकल वांग को सच में लग रहा था कि बाकी लोग बेवकूफ हैं, वे दुवान फैंग को सीधे डाकुओं के हवाले कर रहे हैं जहां उसकी जान जा सकती है। ठीक है, अगर ये तुम या मैं नहीं है तो कोई और भी हो सकता है, बूढ़े वांग ने घबराते हुए कहा। और कोई? लिन फैंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या दुवान फैंग ने खुद उन्हें बुलाया ताकि वे उसकी जान ले सके? फिर जिंग यून थी, लेकिन जिंग यून तो पूरी यात्रा के दौरान दुवान फैंग के साथ गाड़ी में बैठी थी और उसे किसी को भी सूचना देने का मौका नहीं मिला। फिर सारे पहरेदार थे, लेकिन डाकुओं के दूसरे समूह के हाथों वे सब मारे गए। अब शक करने के लिए सिर्फ आप ही बचे हैं, अंकल वांग। आप अभी भी जीवित हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पर एक भी हमला नहीं हुआ। इसके अलावा आप पूरी यात्रा के दौरान शांत दिखे, यहाँ तक कि जब डाकू आए तब भी, क्योंकि आपको शुरू से ही सब कुछ पता था। दुआन फैंग और जिंग यून लिन फैंग को घूरते हुए स्तब्ध रह गए। लिन फैंग, बड़े भाई अंकल वांग कई सालों से दुआन कबीले के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही मेरा ख्याल रखा है। वे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह शायद कोई गलतफहमी या संयोग है। दुआन फैंग को उस सिद्धांत पर विश्वास करने से इनकार था। चाचा वांग उसके दादाजी के मित्र थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहे थे। दुआन फैंग, अंकल वांग का स्वभाव कैसा है? लिन फैंग ने जवाब दिया। विनम्र, परोपकारी और दानशील। दुआन फैंग ने उत्तर दिया। कोमल, परोपकारी और दानशील। दुआन फैंग, अगर सच में ऐसा होता तो मेरी ताकत के बारे में जानने के बाद से ही वह हमारी दोस्ती का विरोध क्यों कर रहा है? चोरों को मारते हुए मुझे देखकर क्या उसका स्वभाव एकदम बदल नहीं गया था? उसने ही तो बेतुके बहाने बनाकर मुझे जाने के लिए मजबूर किया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है? लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे दुआन फैंग हैरान रह गया। दरअसल अंकल वांग का व्यवहार वाकई बहुत अजीब था। तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत नहीं है। मैं इतने सालों से दुआन कबीले के लिए काम कर रहा हूँ। अगर युवा मालिक तुम्हारी बात मान लेते हैं तो मुझे अपनी मौत स्वीकार कर लेनी चाहिए। तुम मुझे कभी भी आसानी से मार सकते हो, लेकिन इसके बजाय तुम मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये हाथ उठाने जितना आसान है, इसलिए आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे मार दो, अंकल वांग ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे मरने की भीख मांग रहे हों, जिससे दुआन फैंग को बेहद असहज महसूस हुआ। कितना घिनौना बूढ़ा आदमी है, लिन फैंग ने अंकल वांग को घूरते हुए कहा। वह अवाक रह गया था। दुआन फैंग को दोषी महसूस कराने का बूढ़े आदमी का तरीका बेहद घिनौना था। लिन फैंग, नौजवान, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे? मेरी जान ले लो, तुम इतने ताकतवर हो, कोई कभी नहीं कहेगा कि तुमने अन्यायपूर्वक किसी को मारा है। कोई हिम्मत नहीं करेगा, अंकल वांग ने कमजोर आवाज में कहा। अंकल वांग की आवाज से लग रहा था कि लिन फैंग ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग का मकसद शुरू से ही उस बूढ़े को मारना था। लिन फैंग, बड़े भाई,
ये दुवान फैंग के लिए स्थिति बेहद भयावह थी। वह लिन फैंग का बहुत सम्मान करता था और उसे बलवान और शक्तिशाली मानता था। इसके अलावा लिन फैंग ने उसे 2 बार बचाया भी था और चाचा वांग बचपन से ही उसकी देखभाल करते आ रहे थे। वह उसके परिवार के सदस्य की तरह थे, परिवार के एक बड़े सदस्य की तरह। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे साबित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ और नहीं कर सकता। वह आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं यह मेरी समस्या नहीं है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता था, बस इतना ही। जिंग ह्यून, क्या तुम हमारे साथ यात्रा जारी रखना चाहती हो या यहीं रुकोगी? लिन फैंग को अब बहस करने का मन नहीं था। आखिर वह दुवान फैंग को सिर्फ एक दिन से ही जानता था। भले ही उसे दुवान फैंग एक बेहद दयालु लड़का लगता हो, लेकिन अगर उसे यकीन नहीं था तो उसे समझाने की कोशिश करना बेकार था। जहां तक जिंग ह्यून की बात है, लिन फैंग हमेशा उसे एक अच्छी दोस्त मानता था और उसे नजरअंदाज करना या उसे अकेला छोड़ देना नहीं चाहता था। लिन फैंग, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन अब आप सचमुच सबको अपमानित कर रहे हैं। पहले आपने मुझे, एक बूढ़े आदमी को, अपमानित किया और अब आप जिंग ह्यून को भी अपमानित कर रहे हैं, उसे असहज स्थिति में डाल रहे हैं। आप हद पार कर रहे हैं। अंकल वांग ने ये शब्द बेहद ठंडे और आक्रामक लहजे में कहे, मानो उन्हें लिन फैंग ने उकसाया हो। चुप हो जाओ। लिन फैंग ने अंकल वांग की ओर देखते हुए बेहद जोर से चिल्लाया, जिससे अंकल वांग चौंक गए। ठीक है, ठीक है। लिन फैंग, मुझे लगता है कि तुम दूसरों को धमकाने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर ही निर्भर रहना जानते हो। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? उसी क्षण एक ठंडी और उदासीन आवाज हवा में गूंजी। यह मेन किंग की आवाज थी। सब लोग हैरान रह गए। वैसे तो वह ज्यादातर चुप ही रहती थी, लेकिन अचानक उसने कुछ कह दिया। मेन किंग अंकल वांग को घूर रही थी और उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। फिर उसने कहा, आप सचमुच बड़े धृष्ट बूढ़े हैं। आपने पहले सोचा था कि डाकुओं द्वारा सबको मार दिए जाने के बाद आप अकेले चले जाएंगे, लेकिन आपकी योजना विफल हो गई और अब आप लिन फैंग को अपमानित और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं है? लिन फैंग चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेन किंग अचानक इसमें शामिल हो जाएगी। अंकल वांग भी हैरान रह गए और गुस्से से चिल्लाए, तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन झूठे आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बेहद ताकतवर हो। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? लिन फैंग ने शांत भाव से कहा, लेकिन उस निर्लज्ज बूढ़े आदमी के कारण वह आक्रोश से भरा हुआ था। मेरे पास और क्या विकल्प है? आप मुझ जैसे बूढ़े आदमी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के लिए काफी कारण है। लिन फैंग ने कहा। मेन किंग ने बोलना शुरू किया और कहा, लिन फैंग, उसकी तलाशी लो। तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिसका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सके। उदाहरण के लिए कोई ऐसी चीज जो कई लोगों को लंबी दूरी होने पर भी संवाद करने में सक्षम बनाए। लिन फैंग अचंभित होकर मेन किंग की ओर देखने लगा। तुरंत बाद उसने अंकल वांग की ओर फिर से देखा। अगर मेन किंग सही थी और अंकल वांग के पास ऐसी कोई वस्तु थी तो ये स्पष्ट हो जाता कि यात्रा में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे वही थे। अंकल वांग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। हे, मुझे सच में उसे ढूंढना होगा। लिन फैंग ने अंकल वांग को घूरते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, अपनी बेबुनियाद और निरर्थक बातों से मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, मुझे इस तरह अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक कमजोर बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं इस तरह अपमानित होने का हकदार नहीं हूँ। अंकल वांग ने कहा, तुम्हें सबको यह जताने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि तुम पीड़ित हो। इससे तुम और भी घिनौने लगते हो। अगर लिन फैंग को कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, मेन किंग ने कहा। वह शांत थी, लेकिन उसके शब्द बेहद तीखे थे। लिन फैंग ने मेन किंग की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम मुझे मार देना। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो मेन किंग, मेरा जीवन ही काफी होगा। लिन फैंग के बोलते ही उसकी आकृति गायब हो गई और अचानक वह अंकल वांग के सामने प्रकट हो गया। फिर उसने अंकल वांग को कसकर पकड़ लिया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि बूढ़े को बोलने का समय ही न मिले। लिन फैंग का हाथ बूढ़े आदमी के पूरे शरीर पर फिरा और थोड़ी देर बाद उसने एक छोटी काली थैली निकाली। लिन फैंग ने उसे खोला और उसमें से एक छोटी सी सीलबंद बोतल निकाली। अब तुम्हें क्या कहना है? लिन फैंग ने कांपते हुए बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा। लिन फैंग की आंखों में शरारती भाव था। दुवान फैंग और जिंग ह्यून अचंभित थे। वे बूढ़े आदमी को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। छोटे स्वामी, मैं हमेशा से आपके परिवार के सदस्यों के करीब रहा हूँ। पहले मैं आपके दादाजी के करीब था, फिर आपके पिताजी के करीब और अब मैं आपके करीब हूँ। मैंने बचपन से ही आपकी देखभाल की है। क्या आपको मेरा प्यार और स्नेह याद है? अंकल वांग दुवान फैंग को स्नेहपूर्ण और कोमल भाव से देख रहे थे। मुझे तो याद है, लेकिन क्यों? दुवान फैंग को उम्मीद थी कि अंकल वांग ठोस तर्क देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया। चूंकि आपको याद है, मुझे कुछ और कहना नहीं है। अगर स्वामी जी चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मैं जीवित रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। जब दुवान फैंग ने अंकल वांग की बातें सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बूढ़े आदमी के शब्दों से बहुत प्रभावित और भावुक हो गया था। लेकिन लिन फैंग के लिए स्थिति अलग थी। उसका दिल दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। वह बूढ़ा आदमी इतना बेशर्म और इतना धृष्ट कैसे हो सकता है? मेन किंग का अनुमान सही निकला और हमें सबूत मिल गए हैं कि तुम ही गद्दार हो। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ भावुक शब्दों से सब कुछ भुला दिया जाएगा? लिन फैंग ने कहा, जिससे बूढ़ा आदमी कांप उठा। लिन फैंग, नौजवान, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, अंकल वांग ने कहा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।
लिन फैंग ने अपनी लंबी तलवार निकालते हुए कहा, जिसे देखकर अंकल वान चौंक गए। लिन फैंग ने आगे कहा, क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले मरने की इच्छा नहीं जताई थी? अब जब हमारे पास इस बात के अकाट्य सबूत है कि तुम गद्दार हो, तो तुम मरने की इच्छा क्यों नहीं जता रहे? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें मनमानी करने देंगे? अंकल वान को लिन फैंग की तलवार से निकलने वाली घातक ऊर्जा का अपने शरीर पर दबाव महसूस हो रहा था। वे डर से सिर से पैर तक कांप रहे थे। केवल दबाव से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई थी। युवा स्वामी, अंकल वांग ने दुआन फैंग की ओर देखते हुए कहा, जो उनके जीवन की आखिरी उम्मीद था। उससे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहे भी, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हर हाल में मार डालूंगा, ताकि तुम्हारे कारण मरने वाले सभी लोगों, खासकर इन सभी युवा गार्डों का बदला ले सकूं। तुम्हारे मरने के बाद उन्हें चैन की नींद मिलेगी। तुम्हारी मौत से किसे फर्क पड़ता है? लिन फैंग के बोलते ही उसकी लंबी तलवार बूढ़े आदमी पर जा गिरी। खून हवा में फैल गया और चारों ओर मौत की गंध भर गई। वह बूढ़ा आदमी बड़ा ही दृष्ट और निर्लज्ज झूठा था, भला उसे जिंदा कैसे छोड़ा जा सकता था? फू, दुआन फैंग ने गहरी सांस ली। वह बूढ़े वान के विश्वासघात और मृत्यु से बहुत दुखी लग रहा था। उसने मुड़कर कहा, लिन फैंग, बड़े भाई, मुझे हर बात के लिए खेद है। कोई बात नहीं, तुम बस उसके बहकावे में आ गए थे, बस इतना ही। लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग को डुआन फैंग पर जरा भी दोष नहीं था। डुआन फैंग अभी छोटा था, लगभग 14 साल का, और अंकल वांग उसके सबसे करीबी थे। इसलिए अंकल वांग पर भरोसा करना डुआन फैंग के लिए स्वाभाविक था। धन्यवाद लिन फैंग, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ शाही शहर की यात्रा जारी रखने से इनकार नहीं करेंगे। डुआन फैंग ने ऐसे कहा मानो वह अभी अभी घटी घटनाओं को भूल चुका हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उदासी झलक रही थी। वे सब मिलकर शाही शहर की ओर चल पड़े। अब सिर्फ डुआन फैंग, जिंग यून, लिन फैंग और मेन किंग ही बचे थे। डुआन फैंग ने पहली बार लोगों की क्रूरता का अनुभव किया। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह ये थी कि जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी वे सेना के सैनिक थे और इस प्रकार शिवयू देश के रक्षक थे। कोई बात नहीं, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने डुआन फैंग से पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हो और शाही शहर जाना चाहते हो? चूंकि हम पहले ही निकल चुके हैं, इसलिए कहीं और भागने की कोई जरूरत नहीं है, डुआन फैंग ने कहा, जिसकी आंखों में उदासी कम दिखने लगी थी। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और उसने कहा, लिन फैंग, बड़े भाई, आपको हमारे साथ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। शाही शहर की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क पर हर तरह के लोग भरे पड़े हैं। हमें बस कोई दूसरी सड़क ढूंढनी है और हम ठीक रहेंगे। लिन फैंग डुआन फैंग का मतलब समझ गया और उसने अपना सिर हिलाया। मैंने नक्शा देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि शाही शहर तक कितनी सड़कें जाती हैं। मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, जिंग यून ने कहा। अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे डुआन फैंग परेशान थी, लेकिन फिर भी उसने चिंता से कहा, जिंग यून बहन, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। वे चारों गाड़ी की ओर बढ़े और जिंग यून ने गाड़ी चलाई, जबकि बाकी लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। लिन फैंग और डुआन फैंग गाड़ी के अंदर बातचीत कर रहे थे। डुआन फैंग, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप मुझसे पूछ सकते हैं। चाचा वांग ने मुझ पर यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने और डुआन तियानलांग द्वारा तुम्हें मारने के लिए भेजे जाने का आरोप लगाया है। डुआन तियानलांग का तुमसे क्या लेना देना है? वह तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? जब डुआन फैंग ने लिन फैंग का सवाल सुना तो उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो गया। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, लिन फैंग ने कहा। अगर मैं अभी तक जिंदा हूं तो ये तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे मुंह से कोई भी सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, डुआन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, बात बस इतनी है कि यह बहुत जटिल मामला है। मुझे लगता है कि पारिवारिक मामले हमेशा ही जटिल होते हैं। मेरा पारिवारिक नाम डुआन है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन शायद आपको ये बात स्पष्ट न हो कि यह शाही वंश का नाम है। मैं भी उसी वंश का सदस्य हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी की गलतियों की वजह से हम यून यांग में आकर बस गए। आजकल उस छोटे से कस्बे के आम लोगों से मुझे अलग करने वाली कोई बात नहीं है। डुआन फैंग धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रहा था। लिन फैंग शांति से उसकी बातें सुन रहा था। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डुआन फैंग का शाही परिवार से कोई संबंध है। लिन फैंग, क्या तुम जानते हो कि डुआन परिवार जुयू देश के प्रमुख शाही वंश से संबंधित है? हाँ, वे बेहद शक्तिशाली हैं और शिवयू देश में सभी उनका सम्मान करते हैं, लिन फैंग ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि डुआन वंश कितने वर्षों से देश के प्रमुख के रूप में है और वे कब तक इतने समृद्ध तरीके से देश पर शासन कर पाएंगे, डुआन फैंग ने कहा। लिन फैंग हैरान था। उसने खुद से यह सवाल कभी नहीं पूछा था। किसी देश पर शासन करना और उसे समृद्ध बनाए रखना एक कठिन काम था, लेकिन डुआन वंश लंबे समय से देश का नेतृत्व कर रहा था। उनके लिए अनिश्चित काल तक देश पर शासन करना संभव नहीं था, लेकिन अब तक वे हमेशा देश के शीर्ष पर सबसे शक्तिशाली वंश रहे थे। आत्मा, अचानक लिन फैंग चिल्लाया। लिन फैंग के मन में एक संभावना आई। पूर्वजों की आत्मा को विरासत में पाने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए शायद डुआन कुल के सभी सदस्य अपनी विरासत में मिली आत्मा के कारण ही अत्यंत शक्तिशाली थे। बिल्कुल सही, यही तो है हमारी आत्माएं, और सटीक कहें तो ये रक्त आत्मा है। डुआन फैंग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। रक्त आत्मा, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लिन फैंग ने आश्चर्य से कहा। उसने पहले कभी रक्त आत्मा के बारे में नहीं सुना था। लिन फैंग भाई, रक्त आत्मा फीनिक्स के पंखों और यूनिकॉर्न के सींगों जितनी ही दुर्लभ है। यह अत्यंत दुर्लभ है। पूरे तियानलोंग क्षेत्र में यही हाल है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, डुआन फैंग ने समझाया। विशाल और लगभग असीम तियानलोंग क्षेत्र में भी रक्त आत्मा अत्यंत दुर्लभ है,
इसलिए जुयू देश में तो यह और भी दुर्लभ थी, जो इस क्षेत्र का एक छोटा सा देश था। ऐसा कहा जाता है कि रक्त आत्मा के धारक अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यह भी कहा जाता है कि उनकी सारी ऊर्जा उनके रक्त तंत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है। इस प्रकार की क्षमता रक्त आत्मा के धारकों की साधना पद्धतियों को अत्यधिक बढ़ाती है। युवा पीढ़ियां लगभग व्यवस्थित रूप से उस आत्मा को विरासत में प्राप्त करती हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह पीढ़ियों के साथ कमजोर हो जाती है। एक रक्त आत्मा को व्यवस्थित रूप से विरासत में पाना कितना भयानक है, लिन फेंग ने कहा। यह वाकई डरावना है। हालांकि मुझे ब्लड स्पिरिट से मिलने वाले सभी फायदों की समझ नहीं है, डुआन फेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह अभी बहुत छोटा था। उसकी ताकत ब्लड स्पिरिट रखने वाले कबीले के वयस्क साधकों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। लिन फेंग, मेरी सारी व्याख्याओं के बाद शायद तुम समझ गए होगे कि शाही परिवार बिना किसी सवाल के इस देश पर शासन क्यों करता है। डुआन वंश के सभी सदस्यों में ये गुण है। मेरे दादा दादी और मेरे पिता में भी यह गुण था। लिन फेंग आश्चर्यचकित रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने लंबे समय तक देश पर शासन कर सके। वे अपनी ऊर्जा को अपने रक्त में प्रवाहित कर सकते हैं और इससे उत्पन्न विशेष शक्ति अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है। उस शक्ति के धारक अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते थे। वे आम लोगों जैसे नहीं थे। वे अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की शक्ति को बढ़ा सकते थे। रक्त आत्मा से उत्पन्न शक्ति के कारण व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमताएं भी बदल जाती हैं। यदि प्राकृतिक क्षमताएं बढ़ती हैं और वे व्यवस्थित रूप से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पीढ़ी में शक्ति बढ़ती जाती है। हालांकि कुछ बच्चों में शक्ति कमजोर भी हो सकती है, इसलिए रक्त आत्मा से युक्त पुरुष साधकों के लिए कई रखैले और कई संतानें रखना महत्वपूर्ण है ताकि शुद्ध वंश की संभावना अधिक हो। लिन फेंग अचंभित रह गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, कुछ बच्चों को शुद्धतम शक्ति नहीं मिलती थी और उनकी आत्मा कमजोर होती थी, इसलिए दुआन कबीले के सदस्यों ने फैसला किया कि एक से अधिक संतानें पैदा करने से शक्तिशाली पीढ़ियों की संभावना बढ़ जाएगी। उन्हें बस कम से कम एक प्रतिभाशाली बच्चे का जन्म चाहिए था और इतना ही काफी था। लिन फेंग को यकीन नहीं था कि वह इस तर्क को ठीक से समझ पा रहा है। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था। इसी वजह से दुआन कबीले के सदस्यों के बीच कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो ऐसा ही होता है। इसके अलावा यह एक कठोर वातावरण भी है जिसमें प्रतिस्पर्धा अक्सर बेहद दमनकारी होती है। सबसे ताकतवर बनने का बहुत दबाव होता है। अगर आप दुआन कबीले में कमजोर हैं तो कबीले से आपका निष्कासन लगभग तय है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे दादाजी ने अन्य सदस्यों के साथ कुछ समस्याओं के कारण कबीला छोड़ दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें शायद बहुत कमजोर होने के कारण ही निष्कासित या अस्वीकार किया गया होगा। कबीले की स्थिति और नियमों को देखते हुए यह असंभव नहीं है। दुआन कबीले से बहुत से लोगों को इसलिए निष्कासित कर दिया जाता है क्योंकि वे बहुत कमजोर होते हैं। दुआन फेंग लगातार बोलता रहा और लिन फेंग शांतिपूर्वक ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। यदि दुआन वंश के सदस्यों की कई रखैलें होती तो उनके कई बच्चे होना स्वाभाविक था, लेकिन शाही वंश के लिए अपने ही वंश में करोड़ों लोगों का होना संभव नहीं था, इसलिए दुआन वंश से निष्कासन होना एक आम बात थी। इसके अलावा इतने अधिक लोगों को संभालना मुश्किल होता था और अक्सर इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती थी। दुआन कबीले का हर बच्चा उस रक्त आत्मा से शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन जिन्हें निष्कासित कर दिया जाता है वे छिपकर रहने की कोशिश करते हैं और कभी अपनी पहचान उजागर नहीं करते। हालांकि हमेशा कुछ लोग उनका पीछा करते रहते हैं और यदि वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं तो दुआन कबीला उन्हें फिर से सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब दुआन फेंग बोल रहा था, अचानक रुककर उसने आगे कहा, लिन फेंग, मैंने तुमसे भी सच छिपाया था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बड़े भाई ने ही मुझे सेलेस्टियल एकेडमी में दाखिला दिलाया था। वैसे तो वह मेरे लिए भाई समान है, लेकिन असली भाई नहीं। उनका रुतबा काफी ऊंचा है। वह देश के दूसरे राजकुमार हैं, महाराज के दूसरे पुत्र हैं। वह बेहद प्रतिभाशाली हैं और कई रहस्यमय और आध्यात्मिक बातें जानते हैं। वह बेहद शक्तिशाली हैं, महाराज का दूसरा पुत्र। लिन फेंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि डुआन फेंग इतने प्रतिष्ठित लोगों को जानता होगा। डुआन फेंग, ऐसा लगता है कि तुम में असाधारण प्राकृतिक क्षमताएं हैं और साथ ही रक्त आत्मा से विरासत में मिली शक्ति भी है, लिन फेंग ने डुआन फेंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। डुआन फेंग को महाराज के दूसरे पुत्र ने स्वयं शाही शहर में आमंत्रित किया था। जाहिर है डुआन फेंग बेहद प्रतिभाशाली थे और उनमें शुद्ध रक्त आत्मा थी, जिसमें कहीं अधिक शक्ति और ऊर्जा थी। किसी के पास कितनी शक्ति है, ये निर्धारित करना असंभव है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना, अपनी क्षमताओं को विकसित करना और अपनी आत्मा को पूरी तरह से जानना आवश्यक है। लेकिन रक्त आत्मा शुरुआत में ही अत्यधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसकी शक्ति को विकसित करना पड़ता है। मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन यह अभी भी बहुत कमजोर है। मैं दूसरे राजकुमार की क्षमताओं से बहुत दूर हूं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो महाराज के दूसरे पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। वह हमारी ही पीढ़ी का है, लेकिन वह एक सच्चा प्रतिभाशाली है। दुआन वंश के पूरे इतिहास में उसके जैसा शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति दुर्लभ है। इसके अलावा दुआन वंश में कम से कम 1000 वर्षों से ऐसा कोई नहीं था जिसके पास इतनी शक्तिशाली रक्त आत्मा हो। लिन फेंग डुआन फेंग की बातों से मंत्रमुग्ध हो गया। डुआन फेंग की बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज का दूसरा पुत्र डुआन वंश के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था, लेकिन वह दूसरा युवक उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। वह व्यक्ति स्वयं युवराज हैं। भविष्य में देश पर शासन करने के लिए वही नियत है। दुआन वंश में उन्हें सहस्राब्दी का प्रतिभाशाली माना जाता है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि जुयू देश के 8 उच्च अधिकारियों में से आज तक कोई भी उनसे उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाया है। युवराज का अत्यधिक शक्तिशाली होना शायद स्वाभाविक ही है। उनकी क्षमताएं असीमित हैं और उनका वंश शुद्ध है। उनका नाम दुआन वू दाओ है। दुआन वू दाओ एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो हमेशा निर्मम, बलवान और बुद्धिमान रहा है। उसने कई लोगों को मारा है।
कहा जाता है कि जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसने अपने गुरु को चुनौती दी और फिर अपने ही गुरु की हत्या कर दी। ऐसा लगता है कि वह सोचता है कि यदि कोई गुरु उससे कमजोर है तो वह अब गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। बहुत से लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। वह अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। अपने ही शिक्षक की हत्या करना कितना क्रूर और निर्दयी है। उसमें वाकई कोई नैतिक मूल्य नहीं है। अगर युवराज एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है तो यह एक कठिन स्थिति है, लेकिन उनके दूसरे बेटे, उनके भाई भी बेहद शक्तिशाली बन सकते हैं। वे अभी युवराज से छोटे हैं, लेकिन भविष्य में वे 8 प्रमुख अधिकारियों में से एक बन सकते हैं। वे एक विनम्र व्यक्ति भी प्रतीत होते हैं जिनकी कई लोग सराहना करते हैं। चर्चा जारी रहने के दौरान लिन फैंग हल्के से सिर हिला रहा था, मानो उसे शाही परिवार की आंतरिक कार्यप्रणाली की काफी समझ आ गई हो। अब लिन फैंग को शाही परिवार में काम करने के तरीके का सामान्य ज्ञान हो गया था। दुवान फैंग ने आगे कहा, युवराज एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी अवज्ञा करने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन युवराज कभी कभी अपने भाई के खिलाफ हो जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने ये बातें अपने पिता से सुनी थी जब वे जीवित थे। आप दुवान तियानलैन के बारे में बात कर रहे थे, वह युवराज के बहुत करीबी हैं। तो बात ऐसी है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर आगे बोला, तो जब अंकल वांग ने कहा कि दुवान तियानलांग ने मुझे भेजा है तो उसका मकसद हमारी नई दोस्ती को तोड़ना था, क्योंकि अगर मैं दुवान तियानलांग के करीब होता तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से युवराज का पक्ष ले रहा होता। बिल्कुल सही, यही उसका तर्क रहा होगा, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सारी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि दूसरे राजकुमार ने दुवान फैंग को सेलेस्टियल अकादमी में अध्ययन करने में मदद करने के लिए सिफारिश की थी। दुवान फैंग कई बार खतरे में पड़ चुका था, लेकिन दूसरे राजकुमार ने कभी खुद को प्रकट नहीं किया था। दूसरा राजकुमार बहुत ही होशियार लगता है, कृपया सावधान रहें, लिन फैंग ने चेतावनी दी। हे युवराज की अवज्ञा करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अगर द्वितीय राजकुमार भी उनकी अवज्ञा करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उन्हें कुछ करने से रोक सकता है। इसलिए युवराज ने शायद मुझे मारने का आदेश दिया होगा और यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि द्वितीय राजकुमार मेरी मदद करने की कोशिश नहीं करेगा और यह स्वाभाविक है। मैं युवराज से लड़ने के लिए उसके लायक नहीं हूँ। इससे उनके बीच बेवजह ही भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। दुवान फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह उदास लग रहा था। हो सकता है कि द्वितीय राजकुमार और युवराज कभी बाहर न जाते हों। उनका कामकाज संभालने का तरीका यह है कि वे विभिन्न लोगों को काम सौंप देते हैं। यही उनका तरीका है बस। लिन फैंग अब भी सिर हिला रहा था। दुआन फैंग की बातों से लिन फैंग सचमुच मंत्रमुग्ध हो गया था। इतने कम उम्र के लड़के को इतनी वाक्पटुता से बोलते सुनकर वह प्रभावित और आश्चर्यचकित भी हुआ। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बुद्धिमान था। आखिरकार वह सही ही था। द्वितीय राजकुमार और युवराज एक ऐसे विशाल शक्ति केंद्र के मुखिया थे जिसमें हर समय उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर सदस्य मौजूद थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर दुवान कबीले के सभी सदस्यों में रक्त आत्मा है तो दुवान तियानलैंग और उसका बेटा दोनों तलवारों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेरा यही मतलब था जब मैंने आपको बताया था कि रक्त आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि दुवान वंश के सदस्य इतने सारे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास कम से कम एक बच्चा हो जिसकी रक्त आत्मा प्रबल और प्रभावी हो। यदि रक्त आत्मा कमजोर हो जाती है तो साधक के पास कोई दूसरी आत्मा आ जाती है जो सामान्यतः प्रभावी होती है। वह प्रभावी आत्मा कमजोर रक्त आत्मा के साथ मिल जाती है। शायद उनके मामले में भी यही हुआ है और इसीलिए आपने देखा कि वे दोनों तलवार की आत्माओं का उपयोग करते हैं। तो भले ही रक्त आत्मा की शक्ति कमजोर हो, उन सभी में दोहरी आत्माएं होंगी। कितना भयानक है, लिन फैंग ने सोचा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जहां तक रक्त आत्मा और उसकी विशेष शक्ति का सवाल है, कुछ बेहद प्रतिभाशाली साधक ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्ध और अमिश्रणीय रक्त आत्मा विरासत में मिलती है, जिनकी शक्ति अनंत रूप से बढ़ सकती है, दुवान फैंग ने कहा। उस क्षण वह थोड़ा हैरान लग रहा था और उसने आगे कहा, लिन फैंग भाई, मुझे शुद्ध और अमिश्रणीय रक्त आत्मा विरासत में मिली है, इसलिए मैंने दूसरे राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। लिन फैंग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि दुवान फैंग एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है और संभवतः उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली रक्त आत्मा है। यही कारण है कि उसने दो लोगों का ध्यान आकर्षित किया, एक जो उसकी मदद करना चाहता था और उसे महत्वपूर्ण मानता था, और दूसरा जो उसे मारना चाहता था। दुवान फैंग मुस्कुराया और लिन फैंग से कहा, लिन फैंग बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि रक्त आत्मा किस प्रकार की आत्मा है? मैंने रक्त आत्मा के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैंने दुवान तियानलैंग और उसके बेटे को इसका इस्तेमाल करते हुए भी कभी नहीं देखा। ऐसा लगता नहीं कि इसके धारक इसे अजनबियों को दिखाना पसंद करते हो। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग बड़े भाई, आपने मेरी जान 2 बार बचाई है। अब हम अजनबी नहीं रहे, आप मेरे परिवार जैसे हैं। जरा मेरी रक्त आत्मा को देखिए। जब दुवान फैंग ने बोलना समाप्त किया तो एक अजीब सी ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और फिर उसकी आत्मा उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुई। उसके शरीर के ऊपर 3 काले द्वार शांतिपूर्वक तैर रहे थे। उनसे एक अत्यंत प्राचीन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो किसी बीते युग की ऊर्जा का आभास करा रही थी। ये द्वार खुले हुए थे और अनंत अंधेरे गड्ढों की ओर ले जा रहे थे। उन्हें देखकर अंत का अनुमान लगाना असंभव था। लिन फैंग इन तीनों दरवाजों को खाली निगाहों से घूर रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई। लिन फैंग बड़े भाई, अगर भविष्य में कभी आपका सामना दुवान वंश के सदस्यों से हो तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। हमारी आत्मा को सीलबंद द्वार कहा जाता है। ये दूसरों की शक्ति और सामर्थ्य को इन द्वारों के पीछे कैद कर सकती है और यहाँ तक कि उनके जीवन को भी कैद कर सकती है।
आपके पास जितने अधिक सील होंगे, आपकी आत्मा और सामर्थ्य उतनी ही प्रबल और शक्तिशाली होगी। दूसरे राजकुमार के पास स्वयं 5 सील हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों में से एक ही प्रहार में 5000 लोगों की आत्माओं को कैद कर सकता था। जब कोई साधक इस क्षमता का उपयोग करता है तो आक्रमण करने वाले के व्यक्तिगत चिन्ह के रूप में प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर एक मोहर प्रकट होती है। फिर या तो उसकी शक्ति या उसकी आत्मा को सील कर दिया जाता है। दुवान फैंग धीरे धीरे बोल रहा था और लिन फैंग कांप रहा था। मेन किंग और दुवान फैंग अचानक चौंक गए और लिन फैंग को खाली निगाहों से देखने लगे। ये तो सीलबंद द्वार है। लिन फैंग अवाक रह गया। उसके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसने वह ऊर्जा कहाँ महसूस की थी। ये तब की बात है जब वह बच्चा था और पीड़ित उसका पिता लिन हाई था। सील उसकी भौहों के बीच प्रकट हुई थी। यदि लिन हाई की भौहों के बीच सीलबंद दरवाजे का निशान होता तो इसका मतलब यह था कि लिन फैंग के पिता का डुआन कबीले के किसी सदस्य के साथ संघर्ष हुआ था। यांगजो शहर छोड़ने से पहले लिन हाई ने लिन फैंग को बताया था कि वह शाही शहर जा रहा है। लिन फैंग की यादें थोड़ी अस्पष्ट थीं, लेकिन उसे याद था कि उसके पिता दुवान कबीले के सदस्यों से नफरत करते थे और दुवान कबीले के लोग भी उससे नफरत करते थे। लिन फैंग के पिता शायद मौज मस्ती या छोटी छुट्टी के लिए शाही शहर नहीं गए थे। संभवतः वे किसी विवाद को सुलझाने जा रहे थे। क्या आप मेरे लिए खतरे में पड़े थे पिताजी? इस बार मैं शाही शहर आ रहा हूं और आपको जरूर ढूंढूंगा। लिन फैंग को नहीं पता था कि उसके पिता ने दुवान कबीले को कैसे उकसाया था। उसे यह भी नहीं पता था कि उनके और उसके पिता के बीच तनाव क्यों था। अगर वह अपने पिता को ढूंढ लेता तो वह जरूर यह जानने की कोशिश करता कि अतीत में उनके और दुवान कबीले के बीच क्या हुआ था। लिन फैंग को अचानक याद आया कि उसके पिता ने उसे उसकी मां के बारे में कभी नहीं बताया था। लिन फैंग को यह बहुत अजीब लगा। लिन फैंग, मेन किंग लिन फैंग को देख रही थी और उसे लगा कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसने उसे आवाज दी। लिन फैंग सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसी क्षण होश में आया। उसके मन में कई सवाल और संभावनाएं थीं। मेन किंग को देखकर लिन फैंग हैरान हुआ और फिर बोला, मैं ठीक हूँ। दुवान फैंग, हम शाही शहर कब पहुंचेंगे? अगर हम इसी गति से यात्रा करते रहे और सड़क पर कोई समस्या नहीं आई तो इसमें कम से कम 5 या 6 दिन और लगने चाहिए। मैं बाद में गाड़ी चलाऊंगा ताकि जिंग यून को थोड़ा आराम मिल सके। इससे हम और भी जल्दी पहुंच जाएंगे, लिन फैंग ने कहा। हालांकि दुवान फैंग को लिन फैंग का असली मतलब समझ नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि बंद दरवाजे देखने के बाद लिन फैंग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। लेकिन लिन फैंग ने दुवान फैंग को यह नहीं बताया कि उसके मन में क्या चल रहा था और दुवान फैंग पूछने वाला भी नहीं था। दुवान फैंग सही था, दिन रात पूरी गति से यात्रा करने पर भी उन्हें शाही शहर पहुंचने में कम से कम 5 या 6 दिन लगेंगे। शाही शहर जाने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया था, इसलिए उनका सामना किसी हमलावर से नहीं हुआ। शायद इसका एक कारण ये भी था कि जासूस को हटा दिए जाने के कारण अब किसी को भी दुवान फैंग के ठिकाने का पता नहीं था। शाही शहर विशाल था, लेकिन उस तक जाने वाली सड़कें बहुत कम थीं। दरअसल पूरा शहर विशाल दीवारों से घिरा हुआ था और उसमें प्रवेश करने के लिए केवल एक ही द्वार था। द्वार विशाल और भव्य था। यह बेहद मजबूत और कीमती सामग्रियों से बना था। द्वार की चौड़ाई और ऊंचाई कई 100 मीटर थी। द्वार के शीर्ष पर भले लिए कई पहरेदार तैनात थे। शाही शहर चारों ओर से पानी से भरी एक विशाल खाई से घिरा हुआ था और शहर का एकमात्र द्वार एक बड़े पत्थर के पुल को पार करने के बाद ही पहुंचा जा सकता था। शहर में प्रवेश करने का यही एकमात्र रास्ता था। हालांकि शाही शहर का प्रवेश द्वार मजबूती से बंद था। यह दिन के समय केवल कुछ घंटों के लिए ही खुलता था। पैदल चलने वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि शाही शहर के बाहर एक और शहर था जो उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें लाखों निवासी रहते थे। वह काफी प्रसिद्ध था। उसी क्षण शाही शहर के बाहर एक घोड़ागाड़ी आकर रुकी। लिन फैंग उसे चला रहा था। वे ठीक शाही शहर के बगल वाले शहर में थे। वहां अनगिनत रेस्तरां और दुकानें थीं। शहर बेहद जीवंत था। लिन फैंग को लगा कि यहाँ का माहौल यांगजो शहर के अंदर के माहौल से कहीं बेहतर है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मेन किंग ने कहा, जिसने गाड़ी के अंदर का पर्दा खोलकर खिड़की से बाहर देखा था। हम अभी तक शाही शहर में नहीं पहुंचे हैं। यह बाहरी इलाका है, लेकिन हम शाही शहर के काफी करीब हैं, इसलिए जाहिर है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, लिन फैंग ने बाहर से हंसते हुए कहा। लिन फैंग को पूरा यकीन था कि इस क्षेत्र में इतने सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि उनमें से कई लोग ज़ू यू के पवित्र प्रांगण में साधना करने के लिए चुने जाने की उम्मीद रखते हैं। शिव युए देश के निवासियों के लिए शिव युए के पवित्र प्रांगण का निर्माण देश के इतिहास में एक अनूठा क्षण था। ये हजारों लोगों के जीवन और भाग्य को बदलने वाला था। उस समय किसी का ध्यान अपनी गाड़ी पर नहीं था। सभी युवा थे और शिव युए के पवित्र प्रांगण के उद्घाटन में भाग लेने और अंततः वहां अध्ययन करने की आशा रखते थे। मेन किंग, लंबी यात्रा के कारण तुम थक गई होगी। चूंकि द्वार अभी खुला नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा लो। लिन फैंग एक रेस्तरां के पास रुका। दुवान फैंग और जिंग यून भी गाड़ी से बाहर निकले। चारों रेस्तरां में दाखिल हुए। बीच में एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाएं रेस्तरां की छत से होकर निकल रही थीं। रेस्तरां के बीच में एक छेद था जिससे पहली मंजिल भी दिखाई दे रही थी। रेस्तरां लोगों से भरा हुआ था और उनमें से कई लोग चाय या शराब पी रहे थे। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होने के कारण वे तुरंत लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए पहली मंजिल पर चले गए। लेकिन लिन फैंग को आश्चर्य हुआ कि रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होने के बावजूद माहौल बहुत शांत था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन वे बिल्कुल भी जोर से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर गुकिन बजा रहे संगीतकार की आवाज लगभग साफ सुनाई दे रही थी। कितना शांत और सुकून भरा रेस्टोरेंट है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इसकी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है, लिन फैंग ने धीरे से कहा।
हालांकि यह कोई आलीशान जगह नहीं थी, फिर भी देखने में सुंदर और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। सजावट भी बहुत ही सलीके से की गई थी, जिससे ग्राहकों को शांति से चाय और शराब का आनंद लेने के लिए एक आदर्श वातावरण मिल रहा था। वाकई यह एक बेहतरीन माहौल था। लिन फेंग, बड़े भाई, वहां एक खाली मेज है। क्या संयोग है। डुआन फेंग ने खिड़की के पास एक मेज देखी। वे चारों वहां जाकर बैठ गए। नमस्कार, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुस्कुराते हुए उन चारों के पास आए एक वेटर ने पूछा। हम आपके पास मौजूद सबसे बढ़िया शराब का एक बड़ा बर्तन, आपकी सबसे अच्छी चाय और कुछ अचार मंगवाएंगे, लिन फेंग ने आदेश दिया। उस दुनिया में रहते हुए लिन फेंग ने अच्छे खाने पीने का स्वाद चखा ही नहीं था। उस समय उसे यह मौका मिला, इसलिए उसने इसे लपक लिया। ठीक है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वेटर ने कहा और चला गया। लिन फेंग दूसरों की बातचीत सुन रहा था। भले ही वे लगभग फुसफुसा रहे थे, लेकिन लिन फेंग के पास लिंची स्तर की शक्ति थी और इसलिए उसकी सुनने की क्षमता अत्यंत विकसित थी, और आमतौर पर कोई भी इतनी सार्वजनिक जगह पर रहस्य उजागर नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था, ज़ू यू का पवित्र प्रांगण। लिन फेंग ने यह भी सुना कि कुछ लोग युवराज और द्वितीय राजकुमार का जिक्र कर रहे थे। भाई हान, क्या आप कह रहे हैं कि यूनहाई संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया हो गया है? यूनहाई संप्रदाय के विनाश से किसे फायदा हो सकता है? उसी क्षण एक बातचीत ने लिन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग यूनहाई संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे। खैर, यूनहाई संप्रदाय और हाओ युए संप्रदाय के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। कई वर्षों से यही स्थिति बनी हुई थी, इसलिए यूनहाई संप्रदाय का विनाश हाओ युए संप्रदाय के सदस्यों के लिए जश्न मनाने का एक बड़ा कारण था। हिम और हिम पर्वत गांव, जिसके सभी शिष्यों में हिम या बर्फ की आत्मा है, और वानशॉ संप्रदाय, जिसके सभी शिष्यों में पशु आत्मा है, को भी इससे लाभ हुआ क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ेगा और वे अधिक शिष्यों को आकर्षित कर सकेंगे। इसके अलावा हाओ युए संप्रदाय अब वास्तव में बहुत खुश होगा क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हे भाई हान, आप सही थे। तो फिर दुआन तियान लैंग स्वयं यूनहाई संप्रदाय का नाश करने चला गया। यही वह कीमत है जो चुकानी पड़ती है जब आप अन्य सभी बड़े संप्रदायों की तरह उत्कृष्ट शिष्यों को ज़ू युए के पवित्र प्रांगण में भेजने से इनकार करते हैं। दुआन तियान लैंग सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ये लोग गर्व और अहंकार से भरे हुए लग रहे थे। वे यूनहाई संप्रदाय के विनाश से खुश और उत्साहित भी प्रतीत हो रहे थे। वे बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे। उस समय कई लोग बातें करना बंद करके उन्हें घूरने लगे। ये दोनों लोग बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगभग सभी लोग उन्हें घूर रहे हैं, तो उनकी मुस्कान गायब हो गई। बेतुका, एक आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। अचानक सब लोग मुड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ते लोगों को घूरने लगे। 3 आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक महिला थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसने बहुत ही आलीशान कपड़े पहने हुए थे। उसके पूरे शरीर पर कीमती पत्थरों से बने कई गहने थे और उसने चोमसम पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक मुलायम काली लोहे की छड़ी थी और वह बेहद दबंग लग रही थी। उसके पीछे 2 पुरुष थे जो बेहद शांत दिख रहे थे। तुम तो बस एक चूहे हो जो सिर्फ 1 इंच देख सकता है, फिर भी सोचते हो कि तुम अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते हो। कितना हास्यास्पद है। उस महिला के इतनी जोर से बोलने पर सब लोग हैरान रह गए। वह चिल्लाई, युवाओं को कुछ समझ नहीं आता और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि किन विषयों पर कब बोलना चाहिए। फिर वे अपने कर्मों के परिणामों को भुगतना नहीं चाहते और अपनी गलतियों की सजा नहीं भुगतना चाहते। थप्पड़, महिला ने कहा। तुरंत ही उसके पीछे एक मायावी आकृति प्रकट हुई और उस आवाज के स्वामी को थप्पड़ मार दिया जिसने अभी अभी उसका विरोध किया था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने केवल यूनहाई संप्रदाय का सफाया किया, बस इतना ही। सभी बड़े संप्रदायों ने यूनहाई संप्रदाय की तकनीकों को अपना लिया है। इससे न केवल बहुत से लोगों को उच्च कौशल और तकनीकें प्राप्त करने में मदद मिली है, बल्कि अन्य संप्रदायों को भी अधिक प्रभाव प्राप्त करने में सहायता मिली है। ये सबके लिए अच्छी बात है कि यूनहाई संप्रदाय की देश में बहुत अधिक शक्ति नहीं है। जिन लोगों को ज़ू युए के पवित्र प्रांगण में जाने के लिए चुना गया है, वे भी यूनहाई संप्रदाय से प्राप्त कुछ कौशल और तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा संप्रदाय के कुछ पूर्व शिष्य भी हैं जिन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया है और वे भी इन कौशल और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। यूनहाई संप्रदाय की अब किसी को परवाह नहीं है। वह महिला दूसरे आदमी को देख रही थी। वह आदमी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह महिला की बातें सुनता रहा और उसे टोकने या उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए उसने केवल समझदारी से सिर हिलाया। अधिकांश संप्रदायों ने अपने कुछ शिष्यों को ज़ू युए के पवित्र प्रांगण में भेजने के लिए सहमति दी, इसलिए नहीं कि उन्हें इससे लाभ होगा, बल्कि इसलिए कि वे इसके संभावित परिणामों से भयभीत थे। वे यूनहाई संप्रदाय की तरह देश के मानचित्रों से मिट जाने से डरते थे। वे सभी समझते थे कि कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने यूनहाई संप्रदाय को नष्ट करने में मदद करने का फैसला किया। और इसी तरह सब कुछ हुआ। लेकिन भले ही यूनहाई संप्रदाय का सफाया हो चुका हो, अन्य संप्रदायों को भी जल्द ही इसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। ज़ू यू देश में केवल शाही वंश का ही वर्चस्व हो सकता है। अन्य प्रभाव क्षेत्रों के लिए, विशेषकर सत्ता में आने पर, कोई गुंजाइश नहीं है। अंततः ज़ू यू देश में सत्ता का प्रयोग करने वाला अंतिम समूह शाही वंशी होगा। लिन फेंग ने उस महिला को ये सब कहते और हंसते हुए सुना। उसकी बातें आंशिक रूप से सच थीं, लेकिन पूरी तरह से अधूरी भी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह शाही परिवार की समर्थक थी। जब शाही खानदान इतना शक्तिशाली है तो उन्हें ऐसे कपटपूर्ण तरीकों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? अगर वे पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें संप्रदायों का सफाया करने की क्या जरूरत है? वातावरण में एक आवाज गूंजी। लिन फेंग आश्चर्यचकित रह गई। ये बात कहने वाली वास्तव में जिंग यून थी। उसने उस महिला की बातों को गंभीरता से लिया और उसका खंडन करने का फैसला किया।
वह महिला धीरे से मुड़ी और जिंग यून को घूरने लगी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही हो, जो भी उनका विरोध करे उसे नष्ट कर देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। जब महिला ने बोलना समाप्त किया तो लोहे की एक नर्म काली छड़ी की छाया प्रकट हुई और सीधे जिंग यून के गाल की ओर बढ़ी। जब लिन फैंग ने देखा कि वह महिला जिंग यून पर हमला कर रही है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह उस बदतमीज महिला को घूरने लगा। फिर लिन फैंग ने उस महिला से कहा, उसने तो बस यूं ही कह दिया। क्या तुम कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया नहीं दे रही हो? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसी बातें कहता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर समय ऐसी बातें कहने वाले लोग बेकार होते हैं। वह महिला लिन फैंग को ठंडे लहजे में देख रही थी और बोली, तुम्हें भी इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। जब लिन फैंग ने उस युवती की बात सुनी तो उसका चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। उसे बोलने के लिए कभी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उस युवती में क्या खराबी थी? बार बार यह कहना कि दूसरों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। उसका अपना क्या? अपने कर्मचारियों के साथ बार बार लोगों पर हमला करने से उसे अपनी बात कहने का अधिकार कैसे मिल जाता है? वह औरत एक विषैले सांप की तरह है। भले ही वह खूबसूरत हो, लेकिन उसके घिनौने व्यवहार के कारण उसकी सुंदरता छिप जाती है। लिन फैंग के मन में कड़वाहट थी। वह उससे कोई द्वेष नहीं रखता था और न ही उससे नफरत करता था, लेकिन इस बात से वह बहुत परेशान था कि जिंग यून को एक निर्दोष वाक्य बोलने के लिए दंडित किया जाएगा। लिन फैंग को उस महिला के हमले को रोकना ही पड़ा, भले ही इसके बाद वह महिला उस पर हमला कर दे। वह दूसरों की बातों का खंडन करती रहती थी, लेकिन दूसरों को खुद का खंडन करने नहीं देती थी। वह बेहद असभ्य थी। तुम मरना चाहते हो? युवती ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उसके कर्मचारियों ने माहौल में सीटी बजाए। पहली लिंची परत की छात्रा है और उसे लगता है कि उसके पास दूसरों को धमकाने की शक्ति है। लिन फैंग ने आश्चर्य से सोचा। लिन फैंग ने अपना हाथ उठाया और विनाशकारी 8 प्रहार शुरू कर दिए। 6 तीव्र और हिंसक प्रहार वातावरण में फैल गए। उसे उस पर पूरे 8 प्रहार करने की आवश्यकता नहीं थी। 6 प्रहार ही उसे पूरी तरह से पराजित करने के लिए पर्याप्त थे। लिन फैंग का 8 विनाशकारी प्रहार एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था जिसने लाठी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। छोटी बहन, सावधान रहो। उसके पीछे खड़े 2 युवकों ने चिल्लाते हुए लिन फैंग के 8 विनाशकारी प्रहारों पर हमला बोल दिया। जब कर्मचारियों और उन दोनों युवकों के संयुक्त हमले 6 प्रहारों से टकराए तो वे गायब हो गए। रेस्तरां में मौजूद लोग इस दृश्य से भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। ऐसा लगता है कि समाज में इन लोगों का उच्च दर्जा है। वे इतने युवा हैं और फिर भी वे सभी लिंची स्तर तक पहुंच चुके हैं। भीड़ हैरान थी क्योंकि ये सभी लोग लिंची स्तर तक पहुंच चुके थे। वे अचंभित थे। शाही शहर और उसके आसपास के इलाकों में लिंची स्तर के साधकों को बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता था। हालांकि लिन फैंग, युवती और उसके 2 अंगरक्षकों की उम्र को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। युवती के दोनों अंगरक्षक लगभग 20 वर्ष के थे। लिन फैंग और युवती लगभग 16 वर्ष के थे, फिर भी वे सभी लिंची स्तर तक पहुंच चुके थे। वे शायद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? लिन फैंग के हमले से पीछे की ओर गिर पड़ी युवती ने गुस्से से भरी निगाहों से लिन फैंग को घूरते हुए कहा। लिन फैंग कराह उठा। वह खड़ा हुआ और अचानक रेस्तरां में एक अत्यंत दमनकारी ऊर्जा फैलने लगी। तुम मुझे मारना चाहते हो और मुझे जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है, क्या तुम्हारा यही मतलब है? लिन फैंग को यह बात हास्यास्पद लगी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार दूसरों को अपमानित और परेशान करते हैं, लेकिन खुद उकसाए जाने पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। युवती के दोनों अंगरक्षक सतर्कता से लिन फैंग को घूर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि लिन फैंग एक खतरनाक शख्सियत है। अगर तुम्हें जीना है तो खुद को एक थप्पड़ मारो और यहां से दफा हो जाओ। युवती चिल्लाए। उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे। शाही शहर के बाहरी हिस्से में उसे कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। अगर मैं जीना चाहूं तो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़ने लगी। उसी क्षण एक तीव्र ऊर्जा वातावरण को भेदते हुए सीधे उस युवती की ओर बढ़ी। तुम कहते हो कि मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम जैसे निकम्मे और निकम्मे इंसान को दूसरों को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? लगातार दूसरों को थप्पड़ मारना, यहां तक कि अपने करीबियों को भी थप्पड़ मारना। लिन फैंग के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और विनाश के 8 प्रहारों का एक और हमला किया। इस बार 7 क्रूर और हिंसक प्रहार आगे बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों गार्डों ने कहा, जिनके चेहरे का भाव एकदम बदल गया था। अचानक उनके शरीर से ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। वे इन 7 वारों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वातावरण में एक बवंडर फैल गया और गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। सब लोग उन्हें घूर रहे थे। वह युवक बेहद शक्तिशाली था। उस युवती ने परिणामों की परवाह किए बिना उसे उकसा दिया था। यहां से दफा हो जाओ, लिन फैंग चिल्लाया। उसका तबाही का अष्टकोण हमला पूरी गति से हवा में आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस हमले का सामना नहीं कर सकता। बूम बूम बूम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पूरा वातावरण एक बेहद गड़गड़ाहट से भर गया, मानो अभी अभी भूकंप आया हो। युवती के दोनों रक्षक हवा में उछले और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़े। सब लोग अचंभित थे। वह लड़का न केवल 16 वर्ष का था, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी था। उसे प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा लग रहा था मानो शाही शहर के बाहरी हिस्से में भी कुछ छिपे हुए बाघघात लगाए बैठे हों। युवती अपने उन 2 पहरेदारों को घूर रही थी जो हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके चेहरे से क्रूरता का भाव गायब हो गया था। तुम, युवा लड़की ने लिन फैंग को अपनी ओर आते हुए देखते हुए कहा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दो।
तुम कहती हो कि मुझे अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हारा क्या कहना? लिन फैंग उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे दूसरों को धमकाना या डराना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों को धमकाते देखना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। लिन फैंग उस युवती के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह ऐसे लोगों से परिचित था। अगर आप उसे जरा सी भी छूट देते तो वह उसका पूरा फायदा उठाती और दूसरों को और भी ज्यादा परेशान करती। क्या लिन फैंग ये बर्दाश्त कर पाता कि जिंग यून को ऐसी ही किसी शख्सियत ने अपमानित किया हो? लिन फैंग के पास इसमें शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे बिना सोचे समझे धमकाया या अपमानित किया जा सके। उसका व्यक्तित्व दृढ़ था और अन्याय करने वाले किसी भी व्यक्ति का वह डटकर विरोध करता था। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? लिन फैंग की ऊर्जा से वह युवती भयभीत हो गई। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वह अपने साथ और मजबूत रक्षक क्यों नहीं लाए। बेशक उसने ये भी नहीं सोचा था कि लिन फैंग जैसा कोई व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। उसने सोचा था कि लिन फैंग शायद कोई विदेशी होगा। तुम कौन हो? इससे मुझे क्या लेना देना? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर बोला, सिर्फ एक घटिया इंसान ही अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाता और उन पर हमला करता है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि अगर तुम गलत व्यक्ति को थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें भी थप्पड़ मार सकता है। मुझे थप्पड़ मारोगे? ये तो मजाक है। आज तक किसी ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की है, युवती ने ठंडे स्वर में कहा। क्या सच में? लिन फैंग ने अपने होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर जोड़ा, कितना बड़ा सम्मान। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? युवती का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे कहा, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी इतनी दर्दनाक मौत होगी कि तुम्हें दफनाने के लिए कब्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, वरना उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था, याद है? लिन फैंग ने अपने चेहरे पर वही ठंडे भाव लिए कहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की परवाह किए बिना नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। तुम चाहते हो कि मैं अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारूं? ठीक है, तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे? मैं क्यों नहीं? लिन फैंग ने कहा, जो अंततः उस युवती के सामने पहुंच गया था। फिर उसने अपना हाथ हवा में उठा दिया। रुको! अचानक एक आवाज आई। फिर भीड़ ने बोलने वाले की ओर देखा। वह एक फुर्तीली और आकर्षक महिला थी। उसके हाथ में एक गुकिन, एक प्रकार का वाद्य यंत्र था। वह दूसरी मंजिल पर थी और सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। वह इतनी सुंदर और शालीन दिख रही थी कि उसकी आलोचना करना असंभव सा लग रहा था। कई लोग उसे देख रहे थे। वह उस जगह की मालकिन थी। उसका नाम किंग शिन था। वह देखने में बेहद मासूम और भोली भाली लगती थी, लेकिन साथ ही बेहद खूबसूरत भी थी। उसके रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा वाकई बेमिसाल थी। वह महिला उस अभिमानी युवती की तुलना में अधिक परिपक्व प्रतीत होती थी, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। लगता है लड़ाई नहीं होगी। कई लोग उस खूबसूरत महिला को देख रहे थे जो खुद इसमें शामिल हो रही थी। तनाव की शुरुआत निश्चित रूप से उस घमंडी युवती की वजह से हुई थी। कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसका विरोध करना मुश्किल था। उसी क्षण लिन फैंग ने मुड़कर उस महिला को देखा। वह लगभग 20 वर्ष की थी। उसने सोचा कि वह महिला बेहद आकर्षक थी, लेकिन लिन फैंग के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। भले ही वह महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेन किंग उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसके अलावा लिन फैंग ने मेन किंग के साथ काफी समय बिताया था और दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, इसलिए लिन फैंग को दूसरी महिलाओं की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या कोई समस्या है? लिन फैंग ने शांत लेकिन ठंडे और उदासीन स्वर में पूछा। किंग शिन ने लिन फैंग की ओर देखा। वह गुस्से में लग रही थी। उससे इतनी बेरुखी और उदासीनता से बात करने वाले लोग बहुत कम ही देखने को मिलते थे। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए, उस महिला ने कोमल और सौम्य स्वर में कहा, जिसमें एक प्रकार का अधिकार छिपा था। लिन फैंग जानता था कि वह महिला सकारात्मक और सहमति वाले जवाब के अलावा कोई और जवाब स्वीकार नहीं करेगी। क्या ये कोई आदेश है? लिन फैंग ने उसी ठंडे और उदासीन स्वर में भौहें चढ़ाते हुए कहा। लिन फैंग की बात सुनकर किंग शिन चौंक गई। तुरंत ही वह मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं, यह कोई आदेश नहीं है। बस मुझे शर्मिंदा मत करना। कैसा रहेगा? मैं समझ गया, लिन फैंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? किंग शिन उसी सौम्य मुस्कान के साथ लिन फैंग को देख रही थी और बोली, खैर, ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ठीक है, लगता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। लिन फैंग ने किंग शिन की बात काटते हुए कहा और फिर बोला, अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो मुझे तुम्हारी बेइज्जती की परवाह क्यों करनी चाहिए? लिन फैंग की बातों ने सबको चौंका दिया। वो आदमी कितना आक्रामक था। वो किंग शिन से इस तरह कैसे बात कर सकता था? और वो तो बहुत खूबसूरत थी। जाहिर है लिन फैंग को पता नहीं था कि सब लोग क्या सोच रहे हैं और फिर उसने आगे कहा, जब उसने मेरे दोस्त को उकसाना शुरू किया तो तुम उस समय बाहर नहीं आए थे, है ना? जब वो दूसरों को उकसा रही थी और थप्पड़ मार रही थी, या जब उसने मुझे अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने का आदेश दिया था, तब भी तुम बाहर नहीं आए थे, है ना? वह पूरे समय घमंडी रवैया अपना रही थी और खुद को सबसे ऊपर समझ रही थी। वह बहुत से लोगों को अपमानित और परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि मैं खुद को थप्पड़ मार लूं। तो अब तुम क्या कर रही हो? अचानक बाहर क्यों आ गई? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? लिन फैंग ने आगे कहा। किंग शिन अवाक रह गई। लिन फैंग के शब्द पूरे रेस्तरां में गूंज उठे। सब लोग अवाक रह गए। वे सब लिन फैंग की कही बातों पर विचार कर रहे थे।
शायद वह सही था। कुछ देर पहले तक उन्हें लग रहा था कि किंग शिन के बाहर आने के कारण लिन फैंग को उसके प्रति शांत और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उस क्षण किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा क्योंकि सब लोग लिन फैंग से सहमत थे। वह अचानक बाहर क्यों आ गई? जब वह घमंडी युवती दूसरों को परेशान कर रही थी तब वह पहले बाहर क्यों नहीं आई? किंग शिन को लिन फैंग ने थप्पड़ मारा था, लेकिन वह एक अदृश्य थप्पड़ था। लिन फैंग के शब्दों ने ही उसे करारा जवाब दिया था। उस समय बाहर आकर उसने लिन फैंग का अनादर किया था। उसने तो लिन फैंग को अपमानित करने की कोशिश भी की थी। अगर लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो उन्हें आदर दिखाना होगा, लिन फैंग ने अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसने युवती के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। भीड़ के आश्चर्य के बीच उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। यह सचमुच एक जोरदार थप्पड़ था जिसकी आवाज बहुत ही भयावह थी। किंग शिन के रेस्तरां में अचानक गहरी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें उस युवती के गाल पर टिकी थीं। लिन फैंग के हाथ ने उसके गाल पर एक बड़ा लाल निशान छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतनी खूबसूरत लड़की को थप्पड़ मार देगा। उसने बिना किसी झिझक के और पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। उसने ऐसा करके न केवल उस युवती को अपमानित किया था, बल्कि उसने किंग शिन को भी शर्मिंदा किया था। भीड़ उस युवती को हैरानी से देख रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर अपने गाल को छुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गाल आग की तरह जल रहा हो। उसका पारिवारिक नाम दुवान था। वह शाही खानदान की सदस्य थी। किसी ने भी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस पल लिन फैंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसकी बहुत बेइज्जती हुई। वह इतनी क्रोधित दिख रही थी कि उसका चेहरा विकृत हो गया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंग शिन ने रेस्तरां में छाई गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। वह अब भी बेहद शालीन और आकर्षक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कभी गुस्सा नहीं आता हो। तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे उसे सबको अपमानित करने देना चाहिए था और कुछ नहीं करना चाहिए था? लिन फैंग ने किंग शिन को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज किंग शिन की तरह ही शांत थी, लेकिन ये लिन फैंग का स्वभाव था। असल में वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। भले ही वह तुम पर हमला करे और तुम्हें अपमानित करे, तुम पलटवार नहीं कर सकते। वैसे भी बात अभी इतनी आगे बढ़ी ही नहीं है, किंग शिन ने जवाब दिया। खैर, आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लिन फैंग ने ठंडे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिन फैंग को लगा कि किंग शिन धोखेबाज है। वह बाहर से सुंदर, शालीन, पवित्र और मासूम दिखती थी, लेकिन असल में वह अहंकारी और बेईमान थी। लिन फैंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। समस्या मेरे निराश होने या न होने के बारे में नहीं है। ये वास्तव में उसी बात के करीब है जो आपने पहले कही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी जिम्मेदारी उठाने और कीमत चुकाने के लिए तैयार न हो। तुम गलत हो, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर बोला, तुम न सिर्फ गलत हो बल्कि बेहद मूर्ख भी हो। तुम जैसे लोगों की नजर में मेरे जैसे आम लोग बेकार हैं। तुम हमें अपमानित कर सकते हो, धमका सकते हो और हम पर हमला कर सकते हो, जबकि हमें पलटवार करने की इजाजत नहीं है। चाहे हम कुछ करें या न कहें, स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। तुम हम जैसे आम लोगों को धमकाते हो। हमला करो या न करो, परिणाम एक ही होता है। वैसे भी परिणाम इतने गंभीर नहीं होते। तो फिर मैं क्या करता? अपमानित होने के बाद भाग जाता। क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने किए की सजा भुगते बिना बच निकलेंगे? आपके कहने के विपरीत इसके परिणाम गंभीर होंगे। मुझे पता है कि ऐसे कामों की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन मैं वो कीमत नहीं चुकाऊंगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। लिन फैंग ने यह कहते हुए उस युवती की तरफ देखा कि वो कीमत नहीं चुकाएगा। वो बेहद शांत भाव से बात कर रहा था, जिससे सब हैरान रह गए। लिन फैंग का मतलब सबको स्पष्ट था। अगर वह उसे उकसाती रही तो उस युवती को सबसे पहले अपनी सुरक्षा और इस जगह से जिंदा भागने के बारे में सोचना चाहिए। यहां तक कि किंग शिन भी हैरान थी और लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रही थी। क्या वह सचमुच सिर्फ 16 साल का लड़का था? वह इतना शांत, इतना परिपक्व। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लिन फैंग का मतलब समझ चुकी युवती ने कहा। उसके गाल पर लिन फैंग के हाथ का निशान अभी तक नहीं मिटा था। ओह, तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम समझ गए कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा था। बधाई हो, लिन फैंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लिन फैंग को वही युवती दयनीय लगी। वह सरदारनी की तरह घूम रही थी और अकड़ दिखा रही थी। शायद वह हर जगह ऐसा ही करती होगी। लिन फैंग का मानना था कि अगर कोई अपनी जान बचाने में सक्षम न हो तो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहना मूर्खता है। अगर किसी पागल से सामना हो जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, व्यक्ति गंभीर स्थिति में फंस जाएगा। हर कोई मौत का सामना नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग जीवन से चिपके रहना पसंद करते हैं, इसलिए उसे पहले कोई सजा नहीं मिली थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मान सम्मान और इज्जत जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शायद जब तुम्हें पता चलेगा कि वह कौन है तो तुम अभी की तरह शांत और स्थिर नहीं रहोगे, किंग शिन ने कहा। वह लिन फैंग को डराना चाहती थी। उसने इतने कम उम्र के लोगों को इतना शांत और संयमित देखना नहीं सीखा था। मुझे बताओ, उसका पारिवारिक नाम दुवान है? किंग शिन ने लिन फैंग को टकटकी लगाकर देखते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग जरा सी भी प्रतिक्रिया देगा और अपनी पोल खोल देगा। उसी समय वह युवती लिन फैंग को घूर रही थी। उसे उम्मीद थी कि लिन फैंग डर जाएगा और घुटने टेक देगा। दुर्भाग्यवश उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगने वाली थी। लिन फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह पहले की तरह ही ठंडे और उदासीन दिख रहे थे। शाही कुल का सदस्य लिन फैंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मेरा एक दोस्त भी है जिसका पारिवारिक नाम दुवान है। वह हमारी मेज पर बैठा है। हालांकि वह शाही कुल का सदस्य है, लेकिन वह उससे कहीं अधिक विनम्र और मिलनसार है।
वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाता नहीं है। वह कमजोर नहीं है, इसलिए उसे श्रेष्ठता दिखाने के लिए अधिकार जताने की जरूरत नहीं है। वह जानता है कि ऐसा करना दुवान कुल के लिए अपमान ही होगा। उस युवती के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने लिन फैंग को फिर से अपमानित करने की कोशिश की थी और अंत में वह खुद एक बार फिर अपमानित हो गई थी। किंग शिन भी असमंजस में थी। उसने लिन फैंग की मेज पर बैठे लोगों को देखा। एक व्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा। वह थी मेन किंग। मेन किंग ने अपने चेहरे पर एक सुंदर घूंघट ओढ़ा हुआ था, जिससे किंग शिन को और भी यकीन हो गया कि वह दुवान वंश की सदस्य है। उसकी मुद्रा और अन्य छोटी छोटी बातों से मेन किंग बेहद सुरुचिपूर्ण और कुलीन लग रही थी। मेन किंग के व्यक्तित्व से एक विशिष्ट कुलीनता झलकती थी, जिससे वह सचमुच दुवान वंश की सदस्य जैसी लगती थी। मेन किंग को देखने के बाद किंग शिन का आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। अचानक किंग शिन ने पीछे मुड़कर दूसरी मंजिल की ओर देखा। दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। वहां केवल वही जा सकती थी, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में लोग मौजूद हैं। हमने उन्हें कभी नहीं देखा। यह एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसने सभी को भयभीत कर दिया। हमने उन्हें कभी नहीं देखा। लिन फैंग ने कहा था कि वह अपने एक दोस्त के साथ आया है जिसका उपनाम भी दुवान है। इसके तुरंत बाद दूसरी मंजिल के कमरे से एक रहस्यमयी आवाज आई कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। यह शायद लिन फैंग के कथन का जिक्र था और इन लोगों ने शायद उसकी बात को गलत साबित करने के लिए ऐसा कहा था। लगता है अफवाहें सच हैं। किंग शिन उनकी पत्नी है, कुछ लोगों ने हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा। यह आश्चर्यजनक था कि किंग शिन ने सबके लिए गुकिन बजाया। आमतौर पर वह केवल उसके लिए ही बजाती थी। ये शब्द सुनकर युवती के चेहरे से घमंडी भाव गायब हो गया। वही तो था, उसके सामने वह कुछ भी नहीं थी। इतनी तुच्छ कि उसका जिक्र करना भी बेकार था। वह सूरज की तरह था और वह बस मोमबत्ती की रोशनी थी। जब किंग शिन ने यह वाक्य सुना तो उसने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए ये लोग उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। क्या आपको कुछ और कहना है? किंग शिन ने लिन फैंग को ठंडे और उदासीन भाव से देखते हुए पूछा, मानो वह लिन फैंग द्वारा कही गई बातों का स्पष्टीकरण सुनने का इंतजार कर रही हो। लिन फैंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। किंग शिन ने कहा, चूंकि आप मेरे रेस्तरां में हैं, इसलिए मैं आपको अब जाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। जब किंग शिन ने अपनी बात समाप्त की तो उसने तेज आवाज में संगीत बजाना शुरू कर दिया, मानो वह चाहती हो कि लोग उस घटना को भूल जाएं। उसी क्षण दो लोग प्रकट हुए, एक उसके बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर खड़ा था। लिन फैंग अभी भी शांत भाव से खड़ा था और अचानक एक दमनकारी शक्ति उसके शरीर पर आ गिरी। ये दोनों आकृतियां उन लोगों की थीं जो दूसरी मंजिल के कमरे में बातें कर रहे थे। बेहद ताकतवर। मैं इनसे लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। लिन फैंग को इन लोगों की ताकत का एहसास हो गया था। फिर उसने दूसरी मंजिल की ओर देखा और अचानक उसे ख्याल आया कि जिन लोगों से उसका सामना हुआ वे वही लोग हो सकते हैं जिनके बारे में दुवान फैंग ने उसे बताया था। लिन फैंग सिर्फ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये लोग क्रूर और दुष्ट युवराज के मित्र थे, या फिर मिलनसार और सौहार्दपूर्ण द्वितीय राजकुमार के? मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है? उसी क्षण वातावरण में एक तीव्र और बुलंद आवाज गूंज उठी। यह आवाज दूसरी मंजिल के कमरे से आ रही थी। तभी एक आकृति प्रकट हुई और दूसरी मंजिल से पहली मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली लग रहा था। वह मात्र वहां खड़ा था और उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से लोग दबने का अनुभव कर रहे थे। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। किंग शिन ने सिर हिलाया और फिर तुरंत अपने बगल में खड़े दो लोगों की ओर देखा। उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर रुक गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा, अभिमानी युवती ने कहा। वह उनकी ओर बढ़ना चाहती थी, पर उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकती। एक तीव्र और ठंडी ऊर्जा उसके शरीर को जकड़ रही थी और वह बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने विरोध करने की कोशिश की तो वह किसी भी क्षण मर सकती है। कितनी धृष्टता है! लिन फैंग की ओर बढ़ते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ दमनकारी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। उस क्षण पूरा रेस्तरां एक दमनकारी ऊर्जा से भर गया था। कुछ लोग उस अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा के कारण बेहोश होने की कगार पर थे और कई लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। लिन फैंग के शरीर पर हर गुजरते पल के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपनी पीठ पर कई टन का बोझ ढो रहा हो। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? किंग शिन ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। वह चाहती थी कि लिन फैंग भय या आक्रोश जैसी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता, लिन फैंग ने बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी उनका रूप और उच्चारण किसी महान नायक जैसा लगता था। नशे में होना, गाना गाना, जोर से बात करना आदि, ये सब मानवीय कार्य हैं। लेकिन मनुष्य को गरिमा की आवश्यकता होती है, अन्यथा जीवन अर्थहीन है। कुछ काम ऐसे थे जिन्हें करना ही पड़ता था, भले ही वे गलत हों। भले ही तुम्हें पछतावा हो, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बेटी के गाल पर निशान देखकर कहा। उसके शरीर से और भी अधिक शक्तिशाली और दमनकारी ऊर्जा निकली और सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ी। नशे में धुत होना, गाना गाना और जोर जोर से बातें करना वगैरह। मेन किंग ने लिन फैंग के शब्दों को दोहराते हुए फुसफुसाया। वह असमंजस में दिख रही थी। मेन किंग खड़ी हुई और लिन फैंग की ओर बढ़ी। फिर वह उसके पीछे रुक गई। वह देख रही थी कि ये सभी लोग एक साथ लिन फैंग के शरीर पर हमला कर रहे थे और उसे दबा रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। इतने सारे लोग मिलकर एक ही व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, क्या यह आप लोगों के लिए सामान्य बात है? मेन किंग ने धीरे से कहा। पलक झपकते ही वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ी और एक ही कदम में लिन फैंग के सामने प्रकट हो गई। उस क्षण एक अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक ऊर्जा ने वातावरण को घेर लिया और रेस्तरां में मौजूद हर किसी को स्तब्ध कर दिया।
लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। वे भयभीत होकर दहशत में जम गए थे। बाकी सब लोग यहाँ से चले जाओ। वातावरण दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। लोग डर से सिर से पैर तक कांप रहे थे। कितनी शक्तिशाली, यही है जुवानची परत की ताकत। पूरी भीड़ को ऐसा लग रहा था मानो वे सचमुच जम गए हों। खासकर मेन किंग के पास खड़ी घमंडी युवती। उसके शरीर पर बर्फ की एक परत जम गई थी और हर गुजरते पल के साथ वह और मोटी होती जा रही थी। इस शक्ति से पूरी झील या नदी जम सकती थी। कितनी भयानक शक्ति है। पूरे जुयू देश में जुवान क्यू स्तर के किसी भी साधक को असाधारण प्रतिभा और अत्यंत शक्तिशाली साधक माना जाता था। वे आसानी से देश के सबसे बड़े संप्रदायों में वरिष्ठ या कुछ संप्रदायों में तो मुखिया भी बन सकते थे। मेन किंग के चेहरे को ढकने वाला पतला सा घूंघट भी बर्फ से ढका हुआ था। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी। उसकी उम्र कितनी थी, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थीं। किंग शिन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने लिन फैंग को डराने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। हालांकि उसी क्षण उसके चेहरे पर एक जबरदस्त बदलाव आया। वह अचानक डरी हुई लग रही थी और उसके चेहरे पर दहशत छा गई थी। किंग शिन ने पहली बार मेन किंग को देखते ही महसूस कर लिया था कि वह कितनी अद्भुत है। कुछ लोगों को अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। वे एक ऐसी आभा बिखेरते हैं जिससे लोग अनजाने में ही उनकी शक्ति को भांप लेते हैं। मेन किंग भी इन्हीं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लोगों में से एक थी। वह वाकई मनमोहक थी, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी ताकत थी। हर कोई अपने शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें महसूस कर सकता था। एक ही हरकत से सब मर सकते थे। उसने एक भयानक कदम उठाया और ऐसा लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट जम जाएगा। लिन फैंग मेन किंग के पीछे खड़ा था, लेकिन उसे उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा का कोई एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि वातावरण में मौजूद ऊर्जा से वह मेन किंग की शक्ति को भांप गया था। लिन फैंग अचंभित रह गया। ये लड़की न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि बेहद ताकतवर भी थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके अलावा उसे अपनी अविश्वसनीय ताकत का एहसास भी नहीं था। मुझे पता था, वह पूरी जिंदगी ब्लैक विंड माउंटेन में रही है। जाहिर है वह बेहद ताकतवर होगी। लिन फैंग मुस्कुराते हुए सोचने लगा। इतनी खूबसूरत और ताकतवर महिला उसके साथ सफर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। लेकिन एक लड़की उसकी रक्षा करने आई थी। भला इससे वह थोड़ा परेशान क्यों नहीं होता? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। वह उस अभिमानी युवती की ओर कुछ कदम बढ़ा, उसे पकड़ा और मेन किंग से दूर ले गया। वह लड़की बहुत डरावनी थी। तुम यहाँ अभी भी क्या कर रहे हो? मेन किंग ने ठंडे स्वर में कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे के भाव बेहद भयावह लग रहे थे। चलो चलते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाकर जाने का संकेत दिया। वे भूतल पर स्थित दरवाजे के बजाय खिड़की से बाहर निकले। तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, मेन किंग ने किंग शिन के बाईं और दाईं ओर खड़े दोनों आदमियों को देखते हुए कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। यह मेरा रेस्टोरेंट है, किंग शिन ने कहा। आपके रेस्टोरेंट में हमारा अपमान हुआ है, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका रेस्टोरेंट है। मेन किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना पतला सफेद हाथ हवा में उठाया। उसी क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन ठंडी ऊर्जा पूरे रेस्तरां के वातावरण में फैल गई। ऐसा लगा मानो पूरा रेस्तरां दबाव में ढह रहा हो। कोई आवाज नहीं थी, मानो रेस्तरां विस्मृति में समा रहा हो। अचानक रेस्तरां के अंदर खड़े लोगों को सूर्य की कई किरणें महसूस हुई। मेन किंग ने बस अपना हाथ हिलाया था और पूरा रेस्टोरेंट पूरी तरह से तबाह हो गया था। एक भी आवाज नहीं हुई और रेस्टोरेंट ढह गया। लिन फैंग उसकी शक्ति देखकर दंग रह गया। उसका मुंह खुला रह गया था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये लड़की हद से ज्यादा ताकतवर थी। बाहर सड़क पर मौजूद भीड़ ने देखा कि किंग शिन का रेस्तरां पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। रेस्तरां के आसपास के वातावरण में प्रकाश की किरणें और एक प्रबल ऊर्जा व्याप्त थी। कई लोग रुककर रेस्तरां को देख रहे थे। क्या हो रहा है? क्या किंग शिन के रेस्तरां पर हमला हुआ है? कितनी धृष्टता है! अचानक किंग शिन के रेस्तरां को नष्ट करने की हिम्मत कर ली। सभी लोग रेस्तरां की ओर देख रहे थे और अचंभित थे। किंग शिन की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़की कितनी ताकतवर थी! बदला लेना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी दूसरी मंजिल पर मौजूद लोगों को उकसाना अच्छा विचार नहीं था। उसी क्षण दूसरी मंजिल के स्थान पर आकाश से एक आकृति गिरी और जमीन पर जा गिरी। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा गंभीर लेकिन सख्त था। वह लिन फैंग और अन्य लोगों को ठंडेपन से देख रहा था। डुआन फैंग ने कहा था कि युवराज आक्रामक, क्रूर और निर्दयी है, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा नहीं लगता, इसलिए ये युवराज नहीं हो सकता। इसके अलावा द्वितीय राजकुमार को मिलनसार, मित्रवत और बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। तो ये कौन हो सकता है? लिन फैंग ने सोचा। उसे पूरा यकीन था कि यह व्यक्ति न तो युवराज है और न ही द्वितीय राजकुमार, बल्कि शायद डुआन वंश का ही कोई सदस्य है। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, जुवानची स्तर। फिर उसने दृढ़ता से कहा, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन जुवानची स्तर का साधक होने का मतलब यह नहीं कि तुम शाही शहर और उसके आसपास मनमानी कर सकते हो। मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मेन किंग ने उसे धमकी देते हुए सुना तो उसने बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, तुम यहाँ अभी भी क्या कर रहे हो? अपनी बात खत्म करते ही मेन किंग ने फिर से अपना हाथ उठाया। चलो चलते हैं, काले कपड़े पहने उस आदमी ने कहा और तुरंत किंग शिन को पकड़कर वहां से चला गया। कितनी बकवास कर रही हो? मेन किंग ने हाथ नीचे करते हुए कहा। काले कपड़े पहने उस आदमी ने आसमान से उसकी बात सुनी और वह बेहद क्रोधित हो गया। लिन फैंग हंस रही थी। वह लड़की सचमुच बोलने की शौकीन नहीं थी, बल्कि सीधे हमला कर रही थी।
कुछ लोग उस आदमी पर हंस रहे थे जो अभी अभी वहां से गया था, क्योंकि उसने उन्हें धमकी दी थी, लेकिन अंत में बाकियों की तरह पीछे हट गया था। शायद मेन किंग के सामने अपनी बातों को साबित करने की ताकत उसमें नहीं थी। मेन किंग ने पीछे मुड़कर दूसरों की ओर देखा। उसके समूह के बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। मेन किंग, बहन तुम तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, डुआन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह पहले से ही लिन फैंग को असाधारण रूप से कुशल मानता था, लेकिन मेन किंग उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई इंसान ही न हो। वह अपनी साधना कैसे कर रही थी? जिंग यून की खूबसूरत आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुरंत बाद उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसे अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। मेन किंग उससे कहीं अधिक मजबूत और खूबसूरत थी। तुम इंसान हो या राक्षस? लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वह लड़की वाकई बहुत अद्भुत थी। नी शियाओ कियान, मेन किंग ने अजीब से चेहरे के साथ फुसफुसाते हुए कहा। तुरंत बाद वह मेज की ओर चली और बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग अवाक रह गया। लिन फैंग, बड़े भाई नी शियाओ कियान कौन है? डुआन फैंग ने उलझन भरी नजरों से लिन फैंग को घूरते हुए पूछा। एक अलौकिक शक्ति की बहन, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे डुआन फैंग सिर से पैर तक कांप उठी। लिन फैंग मेन किंग के बगल में बैठ गया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम इतनी अद्भुत रूप से शक्तिशाली हो, तुमने मुझे ये बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा ही नहीं, मेन किंग ने जवाब दिया, जिससे लिन फैंग ने आंखें घुमा ली। वह उदास महसूस करने लगा। अच्छा, तुम कितने ताकतवर हो? लिन फैंग ने पूछा। मेन किंग ने लिन फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक आए और उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे आपको किसी भी खतरे से बचाने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए, मेन किंग ने कहा, जिससे लिन फैंग को अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। इतनी अद्भुत और खूबसूरत महिला ने कहा कि वह उसकी रक्षा करेगी। यह बुरा विचार नहीं था, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे अपने घर से कम 5 कहानियां प्रतिदिन सुनानी होंगी, मेन किंग ने आगे कहा, जिससे लिन फैंग अचंभित रह गया। प्रतिदिन 5 कहानियां। जब डुआन फैंग और जिंग यून ने लिन फैंग और मेन किंग की बातचीत सुनी तो उनके मन में कई सवाल उठे। नी शियाओ कियान, किसी अलौकिक प्राणी की बहन, लिन फैंग का घर। लिन फैंग और मेन किंग को इतना करीब और अंतरंग देखकर जिंग यून को बेहद बुरा लग रहा था। ऊपर से उन्हें उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिंग यून का दिल बुरी तरह दुखने लगा। शायद मेन किंग जैसी लड़की ही लिन फैंग को अपने प्यार में पागल कर सकती है, जिंग यून ने सोचा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिंग यून के लिए लिन फैंग एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे। लिन फैंग और बाकी लोग सभी उम्मीदों के विपरीत शांत और अविचलित थे। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, खूब पिया और फिर किन शिन के तबाह हुए रेस्टोरेंट के बचे खुचे हिस्से को छोड़कर चले गए। उस समय असंख्य लोग शाही शहर की ओर बढ़ रहे थे। शाही शहर का द्वार खुलने ही वाला था। लिन फैंग शाही शहर की ओर रथ चला रहा था। कुछ ही समय बाद वे भव्य और विशाल द्वार के सामने पहुंच गए। उस द्वार और यूनहाई संप्रदाय के द्वार में सचमुच कोई समानता नहीं है, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। शाही शहर के द्वार की ओर जाने वाले पत्थर के पुल पर लोगों की भारी भीड़ थी। देखो, कुछ लोग आकाश से प्रवेश कर रहे हैं। कितने शक्तिशाली हैं। जमीन पर कतार में खड़े सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से उन्हें घूरने लगे। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि लोग आकाश से शहर में प्रवेश कर रहे हैं। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और आकाश में विशाल कालेपन देखे। वे हवा में घूमते हुए बवंडर पैदा कर रहे थे। ये तो किसी पौराणिक रोग पक्षी जैसा लग रहा है। क्या ये चुजान पेंग हो सकता है? लिन फैंग ने हैरानी से सोचा। पक्षी पर सवार व्यक्ति ने जमीन पर मौजूद भीड़ को देखा और फिर पूरी गति से शाही शहर में प्रवेश कर गया। चुजान पेंग सचमुच असाधारण है। शाही शहर के द्वार को इस तरह नीचे से देखते हुए सीधे शाही शहर में प्रवेश करना। कई लोगों ने यही सोचा। वह बेहद शक्तिशाली था। जहां भी वह होता उसका सम्मान होता था। यहां तक कि शाही परिवार के सदस्य भी उसका आदर करते थे। वह इस तरह शाही शहर में प्रवेश कर सकता था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। जो उड़ने में सक्षम थे उनके पास अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की शक्ति थी। वे सभी बिना प्रतीक्षा किए शाही शहर में प्रवेश कर सकते थे। चुजान पेंग, मेरा इंतजार करो। आकाश से एक दूर की आवाज आए। उसी क्षण आकाश से बर्फ गिरने लगी। वह व्यक्ति बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने हुए था। तुरंत बाद वह चुजान पेंग के पीछे पीछे शाही शहर में प्रवेश कर गया। उच्च अधिकारी लुओ जू, भीड़ ने आश्चर्य से कहा। जू यू देश में 8 उच्च अधिकारी थे। इनमें से 6 शाही नगर से थे और 2 बाहरी थे। एक हाओ यू संप्रदाय में और एक हिम पर्वत गांव में था। यदि दोनों बाहरी उच्च अधिकारी शाही नगर में आते थे तो इसका मतलब था कि सभी उच्च अधिकारियों की बैठक होने वाली है। शाही शहर के ठीक बीचों बीच एक विशाल और भव्य महल था। महल के चारों ओर असंख्य पहरेदार गश्त लगा रहे थे। वह महल शाही शहर का केंद्र था, बल्कि पूरे शिवयू देश का भी केंद्र था। वह महल शाही वंश का था। अफवाहों के अनुसार महल में 8100 चौकियां हैं। इन चौकियों पर भारी पर्दे लगे हुए थे जिन्हें पार करना आवश्यक था। केवल वही लोग महल के भीतरी भाग तक पहुंच सकते थे जो इन सभी चौकियों को पार करने में सफल होते थे। उसी क्षण महल के अंदर एक परछाई चल रही थी। वह व्यक्ति सामान्य रूप से चल रहा था, मानो किसी आम सड़क पर चल रहा हो। कोई भी उसके रास्ते में नहीं था। उस व्यक्ति ने काले कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी के चेहरे के भाव पहाड़ की तरह कठोर और स्थिर थे। वह आदमी कई भारी पर्दों को पार करते हुए एक तालाब के सामने पहुंचा। तालाब के किनारे एक बेंच थी जिस पर कोई व्यक्ति बैठकर मछली पकड़ रहा था। वह व्यक्ति साधारण सफेद वस्त्र पहने हुए था और बहुत ही मिलनसार लग रहा था।
उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति और सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में समानता दिख रही थी। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बेंच पर बैठा मछली पकड़ रहा था और काफी रहस्यमय लग रहा था। काले कपड़े पहने व्यक्ति सफेद चोगा पहने व्यक्ति के पीछे आया और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही क्षण बाद सफेद वस्त्र पहने मछली पकड़ रहे व्यक्ति के हाथ अचानक कांपने लगे और उसने झट से पानी से एक चांदी जैसी मछली खींची जो उसके बगल में उसकी बांस की टोकरी में आ गिरी। मछली लगभग आधा किलो की थी। सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने जिस तरह से मछली पकड़ी थी वह अत्यंत सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सफेद वस्त्र पहने युवक ने काले कपड़े पहने व्यक्ति से गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, नानशान आओ बैठो। महाराज, नानशान ने झुकते हुए कहा। वह बैठा नहीं। नानशान, तुमसे काफी समय से मुलाकात नहीं हुई, तुम यहाँ क्यों आए हो? हे, नानशान ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चू झानपिंग और लुओजू यहाँ उपस्थित हैं। जू का पवित्र प्रांगण जल्द ही खुलने वाला है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप शायद सिर्फ मुझे ये बताने के लिए नहीं आए होंगे। उस युवक के चेहरे पर अब भी एक गर्मजोशी भरी और दोस्ताना मुस्कान थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी लग रहा था। महामहिम के पास छठी इंद्री है और वे भविष्य को अलौकिक सटीकता से देख सकते हैं। आज किंग शिन का रेस्तरां नष्ट हो गया। मेरी मुलाकात दो बहुत ही दिलचस्प लोगों से भी हुई। किंग शिन का रेस्टोरेंट, उसका रेस्टोरेंट तो वाकई बहुत बढ़िया जगह है। नानशान, किंग शिन अब छोटी बच्ची नहीं रही। आप उससे शादी कब करने वाले हैं? मैं खुशी खुशी आपकी शादी का इंतजाम कर दूंगा। वह युवक नानशान की बातों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसने विषय बदल दिया और नानशान के निजी जीवन के बारे में बात करने लगा। काले कपड़े पहने युवक कृतज्ञता से भरा हुआ लग रहा था। महाराज हमेशा अनजाने में ही लोगों के दिलों को छू लेते थे। वे सचमुच बहुत दयालु व्यक्ति थे। किंग शिन वह स्त्री थी जिसे वह पसंद करता था, इसलिए यदि युवक उनके विवाह को मंजूरी दे देता तो स्त्री के परिवार के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित क्यों न हो। इसलिए युवक का ये वाक्य नानशान के दिल को खुशी से और भी तीव्र कर देने के लिए काफी था। लेकिन नानशान को लगा कि अभी उनकी शादी के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। महाराज, आज दुवान यू किंग शिन के रेस्तरां में गई थी। उसने बचकाना व्यवहार किया और हंगामा किया, और जब उसकी मुलाकात एक 16 वर्षीय युवक से हुई तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। युवक मुस्कुराया और बोला, वाह, ये तो एक मजेदार और दिलचस्प कहानी है। शाही शहर के बाहर उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करने वाले लोग वाकई दुर्लभ हैं। मुझे यकीन है कि दुवानली ने इस स्थिति से निपटने में उसकी मदद की होगी। ये भी मुमकिन नहीं है कि किंग शिन हाथ पर हाथ धरे बैठी देखती रही हो, है ना? महाराज, आप सही कह रहे हैं। सबने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन अंत में ये काफी नहीं था और रेस्टोरेंट पूरी तरह से नष्ट हो गया। मुझे भी किंग शिन के साथ भागना पड़ा। वहां जुवान क्यू श्रेणी का एक युवा किशोर भी था। नानशान मुस्कुराया, जिससे वह युवक उसकी कहानी में और भी दिलचस्पी लेने लगा। फिर युवक ने कहा, जुवान क्यू श्रेणी का एक किशोर? यह असंभव है। वह किस कुल का हो सकता है? महाराज, मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही। वास्तव में जुवान क्यू स्तर की एक किशोरी थी, लेकिन वह एक युवती थी। वह बेहद खूबसूरत है। वह बहुत ही कोमल, मासूम और शालीन दिखती है। जिस कुल से वह आती है। नानशान जानबूझकर अपनी कहानी को और अधिक रोचक बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह युवक हंस पड़ा। फिर युवक ने कहा, नानशान, तुम मुझे सस्पेंस में रखना बखूबी जानते हो, लेकिन शुवान क्यू ईवर की उस युवती की सामाजिक स्थिति क्या है? मुझे सच में नहीं पता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज उस युवक में निश्चित रूप से अधिक रुचि लेंगे। ओह, उस क्षण युवक सचमुच उत्सुक हो गया। शुवान क्यू श्रेणी की एक युवती से अधिक दिलचस्प और कौन हो सकता है? उसका नाम क्या है? लिन फेंग, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिन फेंग, युवक ने फुसफुसाते हुए कहा। जिस दिन यूनहाई संप्रदाय नष्ट हुआ था उस दिन शिष्यों में से एक बच गया था और मुझे पूरा यकीन है कि उसका नाम लिन फेंग था। जी हाँ, वही है। उसके जीवन की कहानी तो और भी रोचक है। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने युवक को सस्पेंस में रखते हुए कहा। मुझे बताओ, युवक ने अपनी आंखों में उत्साह की चमक के साथ कहा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, लिन फेंग यांगझोउ शहर से हैं। यांगझोउ शहर, लिन फेंग, युवक ने धीमी आवाज में दोहराया। कुछ पल सोचने के बाद उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और फिर उसने कहा, उसका बेटा। जी हाँ, उसका बेटा। काले कपड़े पहने उस आदमी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह युवक मंत्रमुग्ध सा लग रहा था और फिर बोला, मुझे वास्तव में उसमें बहुत दिलचस्पी है। कृपया मुझे और बताइए। वैसे नानशान, आप इसके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना। महाराज, मुझे पता है कि क्या करना है, नानशान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लिन फेंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस समय लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन फेंग का यांगझोउ शहर या शाही शहर में कोई सामाजिक रुतबा नहीं था। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास उसे सुरक्षा देने वाला कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। वे चारों गाड़ी से उतरे और विशालकाय सेलेस्टियल एकेडमी को देखने लगे। वहां कई साधक चल रहे थे। उनमें से अधिकतर उत्साहित और बेहद अभिमानी लग रहे थे। शहर के प्रवेश द्वार पर अकादमी का नाम बड़े, मोटे और आकर्षक सुलेख में लिखा हुआ था। प्रवेश द्वार के मेहराब के नीचे कुछ बूढ़े लोग कुर्सियों पर बैठे थे और उनके सामने मेजें रखी थीं। मेजों पर स्याही और ब्रश रखे थे। उनके बगल में पहुंचे लोगों ने उन्हें एक पत्र दिया जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इसके बाद साधक प्रसन्नतापूर्वक दिव्य अकादमी में प्रवेश कर गए। उसी क्षण एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने मुड़कर देखा तो लाल वस्त्र पहने एक महिला एक खूंखार जानवर पर बैठी हुई थी। वह भयंकर जानवर एक भूरा जिन शेर था।
उसके बाल घने थे और आग की लिपटों जैसे दिखते थे। उसकी दहाड़ ही किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। लिंग स्तर के एक भयंकर जानवर पर बैठा हुआ, कितना प्रभावशाली है। कुछ लोग अचंभित थे, कुछ ईर्ष्यालु दिख रहे थे, कुछ अन्य ईर्ष्या कर रहे थे। झोंगलिंग। उसी क्षण एक मायावी आकृति हवा में उड़ती हुई आए और लाल वस्त्र पहने महिला के पीछे आकर रुक गई। एक चंद्र भेड़िया, लिंग स्तर का एक और खूंखार जानवर। भीड़ में मौजूद लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। वे केवल उस खूंखार जानवर की पीठ पर बैठे एक युवक को देख सके। युवक की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। सेलेस्टियल एकेडमी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि शाही शहर में सेलेस्टियल अकादमी उतनी प्रसिद्ध नहीं थी, फिर भी उस क्षण उसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट थी। यह अकादमी केवल अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ साथ देश के सर्वश्रेष्ठ कुलों और परिवारों से आने वाले शिष्यों को ही प्रवेश देने के लिए जानी जाती थी। बेशक उनमें से कुछ लोग उन खूंखार जानवरों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में केवल सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति झलक रही थी। दुवान फैंग, लगता है हम थोड़े दबे कुचले दिख रहे हैं, रथ चला रहे लिन फैंग ने कहा। उन्हें खूंखार जानवरों द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। अचानक रथ के घोड़े रुक गए। वे खूंखार जानवरों से डरकर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ घोड़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लिन फैंग भाई, मैं यहाँ साधना का अभ्यास करने आया हूँ, मनोरंजन के लिए नहीं, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। उसी क्षण कुछ लोग मुड़े और लिन फैंग, दुआन फैंग और अन्य लोगों को देखते हुए बोले, भिखारियों का एक और समूह आ गया है। वे बहुत दयनीय लग रहे हैं।